फ्रेंड्स, दोस्तों, मैं डॉक्टर अजय शर्मा फ्रॉम प्रयागराज। साथियों, आज हम लोगों का एक बहुत ही शानदार स्टार्टिंग हमने करी है। पूरे हिंदुस्तान के अंदर में एक नया एपिसोड लेके हम आप सबके बीच में आ रहे हैं। फ्रेंड्स, अभी तक मैं जहां तक रीड कर पा रहा था, पूरा ऑल ओवर इंडिया के अंदर ही एक बहुत बड़ी कमी आ रही थी प्रोडक्ट के इंफॉर्मेशंस की, प्रोडक्ट के नॉलेज की, ट्रेनिंग्स की, जिसकी वजह से हमारे टीम के अंदर में हमारे लोगों के पास बहुत सी समस्याओं का सामना करना पड़ता था। प्रोडक्ट्स की इंफॉर्मेशन चलो जैसे तैसे हम ले लिया करते थे, लेकिन प्रोडक्ट के साथ साथ एक बहुत बड़ी समस्या जो हमारे सामने आती थी वो ये आती थी कि हमारे पास डॉक्टर्स का जो है अभाव होता था। डॉक्टर्स से हमारी कम्युनिकेशन ना होने की वजह से जिस गति के साथ, जिस ग्रोथ के साथ, जिस कॉन्फिडेंस के साथ हम आगे बढ़ सकते थे, वो उस कॉन्फिडेंस और उस गति के साथ नहीं बढ़ पाते थे। तो आज हमने एक ऐसी सीरीज की स्टार्टिंग करी है जिससे आपकी इन सब समस्याओं का समाधान बड़े आराम से मिल जाएगा। तो ये हमारा इस एपिसोड का पहला हमारा एपिसोड है, पहली हमारी स्टार्टिंग है, पहला स्टार्टअप है। और आज हम लोगों के बीच में हमारे एक बहुत ही खास मेहमान है जो हम लोगों को अवगत कराएंगे हमारे बॉडी के अंदर में बहुत सारी परेशानियों की वजह से हमारी बॉडी के अंदर में सबसे बड़ा प्रॉब्लम आता है, उनसे हम निजात कैसे पा सकें। तो फ्रेंड्स, ये हमारा जो है पहला एपिसोड है और इस पहले एपिसोड के अंदर ही हम बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन के साथ आप लोगों के बीच में उपस्थित हुए हैं और आज लोगों को अवगत कराएंगे हमारी बॉडी के अंदर में बहुत सारी जो बीमारियां होती हैं, उन बीमारियों की जड़ होता है वो पेट से शुरू होता है और पेट के अंदर हमारे लीवर, हमारी आंतों, हमारी किडनी के वजह से हमारे बॉडी के अंदर में कब्ज, एसिडिटी जैसी बहुत सारी बीमारियां घर कर लेती हैं। और जब ये सब कुछ होना चालू होता है तो बॉडी के सारे ऑर्गन्स हमारे डिस्टर्ब होने चालू होते हैं। उन्हीं सब चीजों पे आज बात करने के लिए हम लोगों के बीच में एक बहुत शानदार पर्सनालिटी डॉक्टर सूरज जी हमारे पास में हैं, हमारे बीच में हैं। और डॉक्टर सूरज जी के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि डॉक्टर सूरज जी कर्नाटका में एक बहुत शानदार डिस्ट्रिक्ट है बेलगम, वहां से बिलोंग करते हैं। डॉक्टर सूरज जी की जो क्वालिफिकेशन है, उन्होंने बीएमएस किया हुआ है, एमडी किया हुआ है और पंचकर्मा का स्पेशलाइजेशन इनके पास है। और इन्होंने अपने लाइफ के अंदर में बहुत सारे लोगों को पंचकर्मा के थ्रू और आयुर्वेदा के थ्रू स्वस्थ किया है, क्योर किया है। बहुत सारी इंफॉर्मेशन, नॉलेज इन्होंने दी है पूरे हिंदुस्तान के अंदर में और प्रेजेंट टाइम में हमारे परिवार का हिस्सा है आईएमसी बिजनेस के अंदर में। और आईएमसी बिजनेस के अंदर में इन्होंने एक बहुत ही अच्छा लेवल हासिल किया, एक अच्छी पे आउट ले रहे हैं। और आज डॉक्टर साहब हम लोगों को अपने बारे में भी बताएंगे और इस बिजनेस की जर्नी के बारे में बताएंगे। और एक डॉक्टर होते हुए, जबकि इनका अपना खुद का हॉस्पिटल है, आयुश्री हॉस्पिटल, जो काफी लंबे टाइम से डॉक्टर चला रहे हैं और कई सारे इनके स्टाफ है, पूरे हॉस्पिटल को चलाते चलाते इस बिजनेस को ये कैसे रन कर रहे हैं। और फिर हॉस्पिटल जब इतना अच्छे तरीके से इनका चल रहा था और बहुत ही सारे स्टाफ के माध्यम से बहुत ही बड़ा रिजल्ट इन्होंने पूरे इंडिया के अंदर में लिया। तो उसके बाद भी ये डायरेक्शन के अंदर में डॉक्टर साहब क्यों आए, उसके बारे में डॉक्टर साहब आप खुद बताएंगे। दोस्तों, सीधी सी बात मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि दुनिया के अंदर में दो बड़ी चीजें हैं, पहला हमारा स्वास्थ्य और दूसरा हमारी सक्सेस। हमारे पास बहुत सक्सेस है, स्वास्थ्य नहीं सही है, हमारी सक्सेस का कोई मतलब नहीं है। बहुत अच्छा स्वास्थ्य है, पैसा नहीं है, सक्सेस नहीं है, तो भी गड़बड़ है। तो दोनों ही चीजें होनी बहुत जरूरी है। तो हम इस इंडस्ट्री के अंदर से हम पैसा भी बहुत अच्छा बना सकते हैं, स्वास्थ्य भी बहुत अच्छा बना सकते हैं। ये कैसे पॉसिबल है, ये डॉक्टर साहब आपको बताएंगे। एक पुरानी कहावत है कि पेट सफा तो हर रोग दफा। तो आज हम इसी के इर्द गिर्द बात करेंगे डॉक्टर साहब के माध्यम से। तो आप सबकी जोरदार तालियों के बीच में डॉक्टर साहब को हम कॉल करते हैं। मैं चाहूंगा कि डॉक्टर सूरज जी प्लीज कम ऑन द स्टेज, आप आए मंच पे और अपने सेशन को आगे बढ़ाएं। शानदार तालियों के बीच में, आप सबकी जोरदार तालियों के बीच में डॉक्टर सूरज जी हमारे बीच में उपस्थित हैं। ओके सर, थैंक यू सर। जी सर, गुड टाइम से आपको सभी जो भी मौजूद इधर एसोसिएट हैं, जो ऑनलाइन सेशन के लिए, वेबिनार के लिए, उनके लिए भी सबको गुड टाइम सी नमस्ते, गुड इवनिंग। सर ने तो आज बहुत प्लेटफॉर्म, बहुत बड़ा मंच, बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म हमको अवेलेबल करके दिया है। इसलिए मैं सर को तहे दिल से, मनपूर्वक से धन्यवाद कहना चाहता हूँ। थैंक यू, थैंक यू डॉक्टर साहब। देखिए, ये हमारी एक शुरुआत है और ये आईएमसी बिजनेस के इतिहास में नहीं, नेटवर्क मार्केटिंग के इतिहास में ये पहली पहल है कि हमने डॉक्टर्स मीट स्टार्ट किया है और जिसमें डॉक्टर्स मीट का पहला एपिसोड आपके माध्यम से होने जा रहा है। ये भी आने वाले टाइम में
रहेगा कि ये फर्स्ट एपिसोड आपके माध्यम से शुरुआत हुआ है। और सभी साथियों को बता देना चाहते हैं कि हर तीसरे दिन हम एक नए डॉक्टर्स के साथ हैं। मतलब हर तीसरे दिन एक नए आपके पास एमबीबीएस एमडी डॉक्टर एमएस डॉक्टर आप लोगों के बीच में रहेंगे। अलग अलग बीमारियों पे जो है हम बात करने वाले हैं। हमारा जो अगला सेशन है नेक्स्ट हमारा 28 तारीख का इवेंट है, तो उसके बारे में भी डॉक्टर सूरज जी आपको अभी एंड में अवगत कराएंगे कि कौन से डॉक्टर आ रहे हैं और किन चीज़ों पे बातें करेंगे। तो ये हमारा सिलसिला डॉक्टर्स का लगातार चलता रहेगा और हमारे बॉडी में जितनी भी बीमारियां आती हैं हम हर तरह की बीमारियों को कवर करने जा रहे हैं। और इस सीरीज के माध्यम से पूरे हिंदुस्तान के अंदर हम इतनी नॉलेज पैदा कर देंगे, इतना हम एजुकेशन पैदा कर देंगे कि जिस तरह से हर घर लोग आईएमसी बोलते हैं ना, उसी तरीके से हम हर घर डॉक्टर पैदा कर देंगे। थैंक यू दोस्तों। ओके, थैंक यू सर। मैं मेरे बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन बताना चाहूंगा। सर ने बताया, मेरा नाम है डॉक्टर सूरज मुन्नोड़ी, बीएमएस करके एमडी करके, एमडी में पंचकर्मा मेरा स्पेशलाइजेशन है और मैं बेलगाम डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ, कर्नाटका। इस सेशन के दौरान मेरे को गारंटी है कि आप जो भी अभी आज का जो टॉपिक है, इस टॉपिक के दौरान मैं एक गारंटी दे सकता हूँ, ये सेमिनार होने के बाद आप खुल के, आपके पास इस टाइप का कोई भी व्यक्ति आने दो आपके सामने, मैं एक गारंटी दे सकता हूँ कि आप उसको बिल्कुल आराम से, बिल्कुल कॉन्फिडेंस से, पूरा कॉन्फिडेंस से आप उसको इलाज कर सकते हो। शुरू करेंगे इस वेबिनार को। आज का मेरा टॉपिक है हाइपर एसिडिटी, इंडाइजेशन, फैटी लीवर, इंटेस्टाइनल डिसीजेस एंड कॉन्स्टिपेशन। ऐसे सुनने के बाद ही आपका एक कॉमनली क्या है, कॉमनली होने वाला बीमारियां हैं। ऑलमोस्ट सोसाइटी में, हमारे आजू बाजू में सोसाइटी में बहुत ही ऐसे लोग, ऐसा लोग कम मिलते हैं उनको एसिडिटी ना हुआ या कब्ज, जो कॉन्स्टिपेशन बोलते हैं, कब्ज जो हुआ ना हो, मीन्स तकलीफ, या एक तकलीफ ऑलवेज उनको। मैं बताऊं, मैं इधर हॉस्पिटल में देखता हूं तो 100 पेशेंट में कम रहती है, 100% रहती है। सिर्फ खाली कभी कभार लोग बताते नहीं, शर्मा के बताते नहीं, डर के बताते नहीं, या अपना इज्जत जाएगा ऐसा समझ के, मीन्स इज्जत कम हो जाएगा ऐसा वो बताते नहीं। कभी कभार क्या होता है, उसको क्षुल्लक समझते हैं, मीन्स इसको माइनर मिनिमल समझ जाते हैं। मगर ये जो भी है ना, ये कितना डेंजर है, जो हमको सिर्फ अक्सर में पता चलता है एसिडिटी हुआ यार छोड़ दो, इतना जितना हम सिंपली बोलते हैं ना, यही एसिडिटी क्या क्या कर सकती है, ऐसे हमारे बॉडी में रुका है, ये क्या क्या कर सकती है, आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। तो दोस्तों, आज इस टॉपिक के ऊपर मैं डिटेल आपसे बात करना चाहता हूँ, मेरा शेयर करना चाहता हूँ, मेरा एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ। तो सब लोग तैयार है? चलिए, तो आज का है हाइपर एसिडिटी, इंडाइजेशन, फैटी लिवर, इंटेस्टाइनल डिसीज एंड कॉन्स्टिपेशन। क्योंकि ये बहुत वर्स्ट, एक बहुत बड़ा टॉपिक है, तो हम थोड़ा जल्दी जल्दी मूव करेंगे ताकि हम आपको कम से कम टाइम में आपको ये सब क्लैरिफाई करें और आपका जो भी कंफ्यूजन है इसके बारे में हम उसको क्लियर करें, क्लैरिफाई करें। ओके, लेट्स कम इंट्रोडक्शन। ये अपना शरीर का एनाटॉमी, ठीक है, और फिजियोलॉजी भी ऐसे ही घटता है। तो शरीर में जब हम खाना खाने के बाद जो भी, ये जो इसको पूरा जो भी दिख रहा है ना आपको, ये डाइजेस्टिव सिस्टम है। ये जो भी पूरा दिख रहा है ये डाइजेस्टिव सिस्टम, इसी से सब कुछ डिपेंड है। जो भी हमको शरीर को जो भी अच्छा होना है इसी के ऊपर डिपेंड है, जो भी बुरा होना है तो इसी के ऊपर डिपेंड है। तो इस एक कैसा वर्क करता है, इसके लिए आपको एक छोटा सा हम एक वीडियो दिखाते हैं, प्लीज गौर से देख लीजिएगा ये सिस्टम कैसा वर्क करता है। साउंड आ रहा है नहीं आ रहा है? तो चलिए हम शुरुआत से देखते हैं। जब हम भोजन को चबाते हैं, इसमें लार यानी कि सलाइवा मिल जाता है। मुंह के सलाइवा ग्लैंड्स लार स्रावित करते हैं। सलाइवा में एंजाइम होते हैं जो कि स्टार्च का विखंडन करते हैं। स्टार्च एक तरह के कार्बोहाइड्रेट होता है। भोजन मुंह से लंबी नली नुमा ग्रसिका से होकर
आमाशय में पहुंचता है। आमाशय का भीतरी दीवार भी पाचक रस स्रावित करती है, जो प्रोटीन और फैट के पाचन में मदद करते हैं। लेकिन भोजन का आमाशय में पूरी तरह पाचन नहीं होता है। आमाशय से आधा बचा भोजन स्मॉल इंटेस्टाइन में चला जाता है। फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में मौजूद पाचक रस भोजन का विखंडन करने लगते हैं। लिवर एक रसायन स्रावित करता है जिसे पित्त रस यानी कि बाइल जूस कहते हैं, जो फैट के पाचन में मदद करता है। लिवर एक भूरे रंग की ग्रंथि है जो पेट यानी कि एब्डोमेन के दाईं, इसके द्वारा स्रावित होने वाला बाइल जूस एक थैले जैसा अंग में संग्रहित रहता है जिसे गॉल ब्लैडर यानी कि पित्ताशय कहते हैं। इसके बाद ये जूस स्मॉल इंटेस्टाइन में चला जाता है। यहाँ पर एक और ग्रंथि होती है जो पाचक रस स्रावित करके पाचन में मदद करती है। इसे पैंक्रियास यानी कि अग्नाशय कहते हैं। पैंक्रियास एक बड़ी क्रीम कलर की ग्रंथि है जो आमाशय के ठीक नीचे होता है। अग्नाशय रस कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स पर क्रिया करता है और उन्हें सरल रूप में परिवर्तित कर देता है। पित्त रस अग्नाशय रस इंटेस्टाइन में इस छोटे से पाइपनुमा रास्ते से जाते हैं। इंटेस्टाइनल जूस और अग्नाशय रस में शर्करा या कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और फैट्स को विघटित करने वाले एंजाइम्स होते हैं। पाचन स्मॉल इंटेस्टाइन में पूरा हो जाता है। पोषक तत्व स्मॉल इंटेस्टाइन की भीतरी दीवार द्वारा अवशोषित कर लिए जाते हैं, जो रक्त वाहिकाओं से भरी होती है। स्मॉल इंटेस्टाइन की भीतरी दीवार में उंगली के समान संरचनाएं होती हैं, जिसे रसांकुर यानी कि विली कहते हैं। प्रत्येक विलस में बहुत सारी रक्त वाहिकाएं होती हैं। विली द्वारा बचे हुए भोजन का अवशोषण हो जाता है और भोजन विली से ब्लड वेसल्स में चला जाता है। बचे हुए भोजन के अवशोषण के बाद भोजन का वह भाग जिसका पाचन नहीं हो पाता है, वह बृहदांत्र यानी कि लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाता है। लार्ज इंटेस्टाइन इसमें से पानी अवशोषित कर लेता है। पानी के अवशोषण के बाद अपचित भोजन अर्ध ठोस यानी कि सेमी सॉलिड हो जाता है। लार्ज इंटेस्टाइन के अंत में स्थित थैलीनुमा संरचना रेक्टम में जमा हो जाता है। इस अपचित भोजन अर्ध ठोस यानी कि सेमी सॉलिड को मल या फेसेस या स्टूल कहते हैं। समय समय पर ये फेकल मैटर एनस या गुदाद्वार द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। पाचन नली में मुख, ग्रसिका यानी कि एसोफेगस, आमाशय यानी कि स्टमक, क्षुद्रांत यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन, बृहदांत्र यानी कि लार्ज इंटेस्टाइन और इसके साथ ही मलाशय और गुदा भी होते हैं। आहार नलिका और उससे संबंधित ग्रंथियां, लिवर, पैंक्रियास, ये सब मिलकर पाचन तंत्र बनाते हैं। तो दोस्तों, आप गौर से सब वीडियो देखा होगा। तो यही जो पाचन संस्था इसको हम जो बोलते हैं, इसको ही डाइजेशन सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, क्योंकि जो खाना खाया हुआ खाना जहां पचता है उसको पाचन संस्था बोलते हैं, कहाँ डाइजेशन होता है उसको डाइजेस्टिव सिस्टम बोलते हैं। तो ये डाइजेस्टिव सिस्टम के ऊपर आज हम बात करने वाले हैं, डिटेल में बात करने वाले हैं। आज हम उसके किस किस चीजों पे बात करने वाले हैं, तो स्टेप बाय स्टेप हम जाएंगे। इसका की पॉइंट है उसके बारे में अभी जो भी डेफिनेशंस देखेंगे, क्या क्या उसका नाम कैसा उससे पड़ा, जैसे कि हाइपर एसिडिटी, इनडाइजेशन, फैटी लिवर और कॉन्स्टिपेशन, इसका डेफिनेशन क्या क्या है, एक कैसा होता है, रीजन फॉर कॉजेस मीन्स एक कैसा होता है, इस होने का कारण क्या है, इसका होने का पीछे कारण क्या है, और इसका लक्षण क्या क्या होता है, सिम्टम्स, हाँ, इसका लक्षण क्या क्या होता है, वो तकलीफ कारण घटने के बाद जो लक्षण दिखता है हमारे शरीर में, उसके बारे में देखेंगे। उसके बाद में जो हम आईएमसी से क्या क्या उसको ट्रीटमेंट कर सकते हैं और खान पान में क्या क्या बर्ताव लेना चाहिए, ये सब हम स्टेप बाय स्टेप आगे देखेंगे। तो चलिए, पहला पॉइंट है हाइपर एसिडिटी। मीन्स पित्त बोलते हैं ना, आम्ल पित्त, हाइपर एसिडिटी। इस अभी जस्ट वीडियो आपने जैसा देखा, जब हम खाना खाते हैं वो पहले स्टमक में आ जाता है, जो आमाशय में आता है,
तो आमाशय में एक हाइड्रोक्लोरिक एसिड करके एक स्राव रहता है, हाँ, एक लिक्विड रहता है, एसिड रहता है। वो एसिड जो हम खाना खाते हैं उसको ना छोटे छोटे टुकड़े करता है, ब्रेक्स करता है, फूड पार्टिकल्स को छोटे छोटे स्मॉल फॉर्म में ब्रेक करता है। तब वो जब वो डाइजेशन, जब वो स्टमक में जो हाइपरक्लोरिक एसिड करके जो एक सेक्रेशन है, स्टमक का स्राव है, जब वो नॉर्मल जितना वो सेक्रेशन होना चाहिए ना, जितना वो डाइजेशन के लिए हमको जरूर है उतना ही सेक्रेशन होना चाहिए, उससे भी जब ज्यादा सेक्रेशन वो कर लेता है तब क्या होता है, हमारे में हमको एसिडिटी का तकलीफ बढ़ जाती है। बराबर, जब वो स्राव बढ़ता है तब हमारे स्टमक में ना एक डिस्कम्फर्ट सा फील होने लगता है और उसका अलग अलग सा लक्षण दिखने शुरू होता है। उसको हम एसिडिटी, हाइपर एसिडिटी, आम्ल पित्त पित्त बोलते हैं। आगे का इनडाइजेशन। इनडाइजेशन बोले तो जब हम जो खाना खाते हैं जो डाउनवर्ड मूवमेंट्स पे जाता है, जैसे कि आमाशय से, स्टमक से कहाँ जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन्स, हाँ, उधर जाके जब आहार डाइजेशन ठीक तरह से हुआ नहीं है उसको इनडाइजेशन बोलते हैं। जो खाया हुआ अन्न ठीक तरह से पचा नहीं है उसको इनडाइजेशन बोलते हैं। तो जब वो जाने के बाद पेट में जलन जैसी पीड़ा करती है, हाँ, पेट दुखना होता है, ये अलग अलग सिम्टम्स हम आगे देखेंगे। सिर्फ खाली इनडाइजेशन का मतलब है जो खाया हुआ अन्न जो ठीक तरह से पचता नहीं है उसको इनडाइजेशन बोलते हैं। आगे का फैटी लिवर, आप उधर भी देखते होंगे फैटी लिवर। लिवर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन इन आवर बॉडी, क्योंकि लिवर है तो सब है, लिवर नहीं तो कुछ भी नहीं है, मेन इंपॉर्टेंट है। क्योंकि लिवर के ही द्वारा जो भी हमको सेक्रेशन मिलता है, जो भी हमको ताकत जो डाइजेस्टिव सिस्टम को मिलती है वो लिवर से ही मिलती है। तो फैटी लिवर्स बोले तो क्या, जब इस लिवर में नॉर्मल से भी ज्यादा फैटी प्रोडक्ट्स, जो फैट डिपॉजिट होता है, स्टोरेज होता है, तो एक्स्ट्रा फैट जो स्टोरेज इस लिवर में होता है तब ये फैटी लिवर होता है। फैटी मीन्स जो लिवर नॉर्मल साइज से भी बड़ा हो जाता है तब इसको फैटी लिवर बोलते हैं। इससे होने वाले जो भी लक्षण हैं हम आगे देखेंगे। बाकी कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन बोले तो जब हम खाया हुआ अन्न, जो हम खाने के बाद पचा हुआ अन्न, आहार, वो जब एक खाया हुआ अन्न कोई रुका नहीं सकता, वो ठीक तरह से बाहर जाना चाहिए, जब वो जाता नहीं है, जो व्यक्ति नॉर्मली हम मोशन दिन में एक बार पूरा साफ से होता है, पेट साफ ठीक तरह से होता नहीं है, जो दो दिन को एक बार या 3 दिन को एक बार, हफ्ते में एक सिर्फ खाली 2-3 बार जाता है, वैसे ऐसे लोग व्यक्तियों को जब एक क्लियर बॉयल मूवमेंट्स होता नहीं है, जो एवैक्यूएशन, जो आहार का जो एक लाइक जो नहीं चाहिए शरीर को, वो बाहर निकलना चाहिए, वो ठीक तरह से निकला नहीं जाता, जब तब एक कॉन्स्टिपेशन बना रहता है शरीर में। इसलिए कॉन्स्टिपेशन मीन्स जब पचा हुआ अन्न हमारा शरीर ठीक तरह से बाहर निकल नहीं पाया तो उसको कॉन्स्टिपेशन बताया जाता है। उसका कारण क्या है हम आगे देखते हैं। क्योंकि जो भी ये डाइजेस्टिव सिस्टम है ना, जो भी हम अभी तक बताएं, इनडाइजेशन, हाइपर एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन, फैटी लिवर, ये सब डाइजेस्टिव सिस्टम का सब इंपॉर्टेंट है। किसी को भी हम नेग्लिजेंस नहीं करते, किसी एक ही ऑर्गन को हम नेग्लिजेंस नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा शरीर में जो भी बीमारी तैयार होता है, हमारे शरीर में जितने भी डिसीजेस होते हैं वो 90% ऑफ डिसीजेस का कारण सिर्फ खाली ये डाइजेस्टिव सिस्टम ही है। डाइजेस्टिव सिस्टम की खराबी से नहीं, हम जो भी इस दुनिया में डिसीजेस हैं, रोग हैं, वो 90% रोग सिर्फ खाली इस डाइजेस्टिव सिस्टम से ही बनता है। इसके कारण ही वो होते हैं, रोग होते हैं। तो कैसा होता है कि इसके दौरान तो हमका लक्षण क्या क्या है अब देखेंगे। क्योंकि जो भी डाइजेस्टिव सिस्टम है, जो भी हमारे शरीर में बीमारी होती है, वो कोई बाहर से आके नहीं डालता हमारे शरीर में, बराबर है। क्योंकि ये सब इसको लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स बोलते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम का जो भी खराबी है ये लाइफस्टाइल डिसऑर्डर बोलते हैं। इसलिए कोई भी व्यक्ति, कोई भी बंदा बाहर से हमको ये सब डालता नहीं है, ये सब हम खुद ही बना के लेते हैं। ऐसा हमारे शरीर में ऐसा चेंजेस अपने आप
लगातार बहुत सालों से बोल रहा हूं मैं, बहुत दिनों से नहीं, क्योंकि ये खराबी एक दो दिन में नहीं होता है दोस्तों। ये खराबी कम से कम सालों साल चलता रहता है, ये साइकिल हमको पता ही नहीं चलता। हम खाली इसको नेग्लिजेंसी में हम डाल देते हैं। ये नेग्लिजेंसी हमको कितना आगे दुष्परिणाम हमारे शरीर के ऊपर करेगा, कि ये नेग्लिजेंसी कितना हमको महंगा पड़ेगा, ये सब आपको आगे बताते हैं। तो अभी चलिए, ये सब का क्या क्या कारण है, ये डाइजेस्ट सिस्टम बिगड़ने का क्या क्या कारण है, अब हम आगे देखेंगे। इसके दौरान आहार लिया मैं, हाँ, आहार, ईटिंग हैबिट्स, क्योंकि डाइजेस्ट सिस्टम को पूरा डिपेंड्स खान पान के ऊपर है, बराबर है। क्योंकि जब हम खाएंगे तो ये मशीन बिगड़ेगा, हम नहीं खाएंगे तो बिगड़ेगा ही नहीं, बराबर। तो क्या खाने से कैसा बिगड़ेगा, ये देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है द वे यू ईट, मीन्स जो हम खाना खा रहे हैं तो वो कैसा खा रहे हैं, पहली बात, बराबर है। क्योंकि खाना नहीं खाए तो जिंदगी नहीं है, जीने के लिए तो खाना खाना ही चाहिए, बराबर है। फिर भी जीने के लिए जो खाना खाना है ना, वो दवा जैसा खाना है। एक कहावत है एक्चुअली, जीने के लिए खाना तुम दवा जैसा खाओ, नहीं तो दवा आपको खाना जैसा खाना पड़ेगा, समझ में। जो अब ये आप दवा जैसा खाना नहीं खाए, नहीं तो बाद में आपको बीमारी होने के बाद जो दवा है ना, वो खाने के बदले में दवा ही खाना हो जाएगा, मेन कोर्स वही हो जाएगा। इसलिए द वे यू इट मीन्स द आप कैसा खा लेते हो, आपका खाने का तरीका कैसा है, इसके ऊपर भी ये हाइपर एसिडिटी का, इनडाइजेशन का, हाइपर एसिडिटी का सब डिपेंड्स है। तो टू फास्ट ईटिंग मीन्स आप गड़बड़ में खाना खा लेते हो, आप बहुत जल्दी में खाना खा लेते हो। कहाँ काम पे जाना है, कहाँ नौकरी पे जाना है, कुछ काम कहाँ तो भागना है, या कुछ लेने जाना है, किसी को मिलना है, किसी के तरह आप लाइक जल्दी 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 तुरंत फास्ट में 1-2 मिनट में आप खाना खाने का आपका तरीका है, तो ये बहुत गलत बात है। टू स्लो ईटिंग, टू स्लो ईटिंग मीन्स ईटिंग व्हाइल वाचिंग टीवी। टू स्लो मीन लाइक आप खाना खा रहे हो तो एक उसको बहुत देर तक खाना खा रहे हो, एक रोटी, एक कुछ भी आपके प्लेट में है, वो आप टीवी देखते खाना खा रहे हो, वो सीरियल चलता है आधा घंटा 1 घंटा, तो एक आपका रोटी 1 घंटा हो तो भी खत्म होता नहीं है। आपका खाना रोटी चावल कुछ भी खा रहे हो तो वो आधा घंटा 1 घंटा कुछ भी, हाँ, तो कितने भी उतना देर तक खाना भी अच्छा नहीं है। तो ईटिंग व्हाइल क्राइंग एंड एंगर मीन्स आप खाना खाने के टाइम पे रोते खाओगे, या आप एंगर मीन्स आप गुस्से से खाना खाना है, हाँ, तो आप रोते हुए, छोटे बच्चों का आप देखो खाना नहीं खा रहे तो मारते हो और उसको रोते रोते खाना खाने लगाते हो, तो ये अच्छी बात नहीं है। जब कोई भी व्यक्ति, कोई भी बच्चा रोते रोते खाना खाता है तो उसको वो एंगर लगता ही नहीं है, वो खाना उसका वो ठीक तरह से हजम होता नहीं है, उससे वो खाने से जो हमको न्यूट्रिशन चाहिए वो कभी भी मिलता नहीं है। इसलिए खाना खाने के टाइम पे रोना, गुस्सा होना, या झगड़ा करना, जोर आवाज से बोलना, जोर आवाज से हंसना, जोर जोर से हंसने का, ये सब चलता नहीं है। तो ठीक है, आगे का व्हाट यू ईट, आप कैसा प्रकार का खाना खाते हो, उसके ऊपर भी आपका जो भी डाइजेस्टिव सिस्टम का तकलीफ है वो भी डिपेंड है। क्योंकि हमारा जो भी अभी जनरेशन है, हमारा जो भी एरा चल रहा है, ये हाइब्रिड लाइफ है, क्योंकि फास्ट मूविंग है, क्योंकि टेक्नोलॉजी बहुत फास्ट में डेवलप हो रही है, टेक्नोलॉजी फास्ट फास्ट मूव हो रही है, तो हमको उसके हिसाब से एक्चुअली जीवन करना है, उसके हिसाब से हमको जगना है। इसलिए हम अडॉप्ट ऐसा खाना हमारा लाइफ में किया है कि वही मेन खाना है। क्योंकि आप भी देखो 20-30 साल के पहले का खाने का प्रकार कैसा था, अब हमारा खाने का प्रकार कैसा हुआ है, क्योंकि जैसा टेक्नोलॉजी बदला वैसा खान पान का बर्ताव भी बदला, खान पान का, खाने का पीने का जो भी हमारा सिस्टम है वो पूरा बदल चुका है। तो हम अब इसको एक्चुअली जो भी मैं इधर ऐड जो भी मैं इधर बताया हूँ, बहुत से लोग इसी को ही फॉलो, इस मीन्स इससे सब लोग गुजरे हुए, मगर आप आप अभी अंदाज करो, आप इमेजिन करो आपका लाइफ में आप क्या चेंजेस मीन्स आप क्या गलतियां कर रहे हैं। इस मीटिंग के दौरान जो भी मैं पॉइंट्स बताने जा रहा हूं, आप उसको अपने खुद पे क्या करो, इमेजिन करो। आप यहाँ आपके पास कोई तो एक ऐसा पेशेंट आया होगा, उसको ये सब पूछा है कि नहीं, या उसका लाइफस्टाइल आपके नजर में रहता है, वो कैसा क्या करता है,
तो उसका लाइफस्टाइल को आप इमेजिन करो, क्योंकि आप तब ये आपके दिमाग में, आपके दिल के ऊपर ही बैठने वाला है ये पॉइंट सब। तो जब हम ईटिंग स्पाइसी फ्राइड फूड सच एज वड़ा पाव, भजी, चिप्स, बर्गर, पिज्जा, चीज फूड एक्स्ट्रा, जब हम खान पान में ऐसा चाइनीज फूड खा लेते हैं, ऐसा होटलिंग का फूड, बेकरी का फूड, जैसे कि फ्राइड फूड सच वड़ा पाव खाते हैं, भजी, चिप्स, बर्गर, पिज्जा, स्पाइसी फूड, चाइनीज, ये सब जैसा हम खाते हैं, ये सब खाने से डाइजेशन के लिए हेवी है, पचन के लिए जड़ है। इसलिए इसको खाने का, जो भी इनडाइजेशन या हाइपर एसिडिटी से गुजर रहे हैं, जो भी उनको तकलीफें हैं, ये उनको छोड़ना है। लाइक ये खाने से ये तकलीफें बढ़ती है। टू मेनी स्पाइसेस, गार्लिक, क्लोव, चिल्ली मीन ज्यादा तीखा खाने का, ज्यादा मसालेदार खाने का, ऐसा चटपटा खाने का, इससे ये तकलीफें बढ़ती है। एडिंग मोर मसाला, ऑयल इन फूड, ज्यादा तेल डाल के बनाने का, जैसे कि होटल में जाते हैं या फास्ट फूड की तरफ जाते हैं, तब उसमें ऑयल और मसाला ये ज्यादा डाला हुआ रहता है, बराबर। इससे ये तकलीफें ज्यादा पड़ती है। कंज्यूमिंग बेक्ड आइटम्स, फर्मेंटेड फूड सच एज इडली, डोसा, उत्तपा, कर्ड एक्सेट्रा। कंज्यूमिंग मीन्स बेकरी का आइटम, बेक्ड आइटम्स जो ईस्ट डाल के बेक किया हुआ आइटम्स, बेकरी का आइटम्स, फर्मेंटेड, ईस्ट डाल के फर्मेंटेड मीन्स खट्टा हुआ, इडली, डोसा, उत्तपा, जो भी उसको ना फर्मेंटेड किया हुआ, क्योंकि इसका कर्ड भी, क्योंकि आप सोचो, एक एग्जांपल मैं बताना चाहता हूँ, क्योंकि इडली डोसे के लिए जब हम राइस को पीस के उसको रात भर भिगो के उसको रात को उड़द डाल के रखते हैं, सुबह तक वो क्या हो जाता है, उसमें खट्टापन आके ईस्ट फर्मेंटेड होके फूल जाता है। जैसे जब हम लोग इतना खट्टा फर्मेंटेड फूड, बेकरी आइटम ज्यादा खाते हैं ना, हमारे शरीर में भी वैसा फैट डिपॉजिट होने लगता है, जैसा हमारे शरीर में भी वैसे ही फूगने लगता है, मगर कुछ ताकत मिलता नहीं है। कर्ड, कर्ड दही, दही क्योंकि गर्म है, दही खट्टा है, दही क्या होता है, पित्त बढ़ाता है, इसलिए उसको एक खाने से पित्त जो एसिडिटी बढ़ती है। कंज्यूमिंग टी, कॉफी इन एक्सेस क्वांटिटी, क्योंकि ये तो कॉमनली हम टी कॉफी तो अभी फिलहाल काम के दौरान हमको माइंड फ्रेश रखने के लिए ये पीने का आदत रहती है। कभी कभार खाने को टाइम नहीं मिलता है, ये तो तब ये टी कॉफी ज्यादा पी लेते हैं। नहीं तो कहाँ कहाँ तो घूमने पे टाइम पे, कहाँ तो रिलेटिव के घर जाते हैं, कुछ तो कार्यक्रम के दौरान, फंक्शन के दौरान हम लोग ये ज्यादा पी लेते हैं। समझो एक्सेस क्वांटिटी मीन्स व्हाट, एक दो टाइम पे तो ऐसा ज्यादा होता नहीं, ऐसा मेरा मतलब नहीं, एक दो टाइम आपको एक्सक्यूज है। इसको एक्सक्यूज, सबको टी कॉफी बंद करने को नहीं बोल रहे हैं। इधर जिसको जिसको एसिडिटी का तकलीफ है, इनडाइजेशन का तकलीफ है, कॉन्स्टिपेशन, उनके लिए ये सब लागू होता है। वैसा टी कॉफी जो व्यक्ति 5-6 बार 10 बार ऐसा पी लेता है ना, नहीं पीना है, तो ये कम करना है। उसके साथ अल्कोहल एंड स्मोकिंग, ये तो बहुत अच्छा आदत है एक्चुअली, अल्कोहल एंड स्मोकिंग करना, क्योंकि ये तो अल्कोहल एंड स्मोकिंग है ना, ये एक्चुअली स्टाइल हुआ है आज का जनरेशन में। जो अल्कोहल नहीं करता है उसको गालियां मिलती है, जो स्मोकिंग नहीं करते उसको गालियां मिलती है। हम एक्चुअली हमारा प्रोफेशन, जब हम इधर सीट पे बैठ के पेशेंट चेक करते हैं ना, तो ऑलवेज हम देखते हैं 18 साल के पहले की उम्र के बच्चे भी ये करने के शुरू करते हैं वो कॉलेज लाइफ में, क्योंकि ऐसा संगत लग जाती है। तो अल्कोहल स्मोकिंग से भी ये तकलीफें बढ़ती है। मेडिकेशन, प्रोलॉन्ग इंटेक ऑफ वेरियस मेडिसिन मींस व्हाट, जो व्यक्ति ज्यादा दिन तक सालों साल दवा खाता है, दवा कौन सा, जैसे कि पेन किलर्स खा लेता है, शुगर के टैबलेट्स खा लेता है, उसको ये हाइपर एसिडिटी, इनडाइजेशन होने का चांसेस रहता ही है। नेक्स्ट, तो ये सब हुआ अभी तक जो भी बताया, ये आहार का पद्धति वैसा किया, तो उसके साथ साथ अपना जीवन शैली कैसा रहना चाहिए, लाइफस्टाइल अपना कैसा रहना चाहिए, हम उसके ऊपर भी ये सब डिसाइड होता है। ये सब जो भी अभी लेक्चर में हम बता रहे थे, वो सब वर्किंग लॉन्ग आवर्स विदाउट रेस्ट। जब एक व्यक्ति बहुत देर तक, बहुत बीच में आराम न लेते हुए, रेस्ट न लेते हुए 8-10 घंटा लगातार काम करेगा, 12-12 घंटा लगातार काम करेगा, बैठे ऐसे आदमी को, जैसे कि लॉन्ग आवर्स विदाउट रेस्ट मीन्स, जैसे कि
ऑफिस में बैठे होने दो या ड्राइविंग करने करने दो या कौन सा भी आप काम आप इमेजिन कर सकते हो जो बिना रेस्ट के आप काम करोगे तो ये लक्षण दिख जाएंगे। सेटलिंग इन योर चेयर्स एट वर्क इमीडिएटली आफ्टर फूड, जो खाना खाने के तुरंत आप बैठते हो, मीन्स लाइंग डाउन इन बेड इमीडिएटली आफ्टर फूड। तो खाना खाने के तुरंत जब आप बैठ जाते हो काम पे बैठ जाते हो या खाना खाने के तुरंत आप सो जाते हो, तो एक्चुअली खाने का टाइम आप मेंटेन नहीं करोगे, टाइम टू टाइम आप खाना नहीं खाओगे कि सुबह में ना आप टाइम मेंटेन नहीं करोगे, तब भी एक्चुअली एसिडिटी, इंडाइजेशन, कॉन्स्टिपेशन का तकलीफें बढ़ जाती है। स्किपिंग मील्स, जब आपको कैसा होता है, स्किपिंग मील्स मीन्स आपका जो टाइमिंग है वो छोड़ के आप दूसरे टाइम पे खाना खा लेते हो या वो गैप ही कर देते हो, खाना ही नहीं खाते हो, ऐसा भी नहीं करना है। ओवर ईटिंग, जो आज का पनीर की सब्जी है बहुत अच्छा लग रहा है, चलो खा लेते हैं करके इधर गले मुंह से डकार भी नहीं निकल पाता है, उतना ओवर ईटिंग, उतना खा लेना, ये भी तकलीफ बढ़ा देती है। फ्रिक्वेंटली ईटिंग, क्योंकि फ्रिक्वेंटली ईटिंग ये एक्चुअली मैं ऐसा बताना चाहता हूँ, फ्रिक्वेंटली ईटिंग ये जिम जाता है ना, मैं मेट्रो सिटी में देखा हूँ एक्चुअली, मैं जब प्रैक्टिस उधर वर्क कर रहा था मेट्रो सिटीज में पुणे में, तब मैं एक्चुअली देखा हूँ जो भी जिम जाता है ना वो फ्रिक्वेंटली 2-2 घंटे को एक बार खाने का आदत पड़ती है उनको, वो जिम ट्रेनर ही ऐसा बता देता है। फ्रिक्वेंटली ईटिंग 2-2 घंटे में एक बार आप खा लो, अरे ऐसा नहीं रहता है भाई, क्योंकि जब फ्रिक्वेंटली ईटिंग करोगे ना, पिछले खाया हुआ खाना हजम ही नहीं हुआ तो आप ऊपर और खा रहे हो, वो भी जो डाइजेशन के लिए हेवी है, जड़ है, उसको खा रहे हो, तो अच्छा नहीं है। तो ऐसा करने से एक्चुअली बाकी का तकलीफें बढ़ जाती है। इनएडिक्वेट स्लीप, आप काम कर रहे हो लगातार सिंसियरली बहुत, मगर आप आराम नहीं ले रहे हो, माइंड को रेस्ट नहीं दे रहे हो, सो नहीं पा रहे हो ठीक तरह से, मीन्स 8 घंटा सोने का जो हम 8 घंटा सोना है ये स्टैंडर्ड है, मगर इतना आप नींद नहीं निकाल रहे हो, तो आपको ये बीमारी होने का चांसेस ज्यादा है। ओवरवेट और ओबेसिटी, जो जिसका वजन बढ़ता है, ओबेसिटी जो जिसका वजन बढ़ा हुआ है, उनको भी ये तकलीफें होने के चांसेस है। एक्चुअली खाना खाने के बाद क्या बोलते हैं कि खाना खाने के बाद शतपौली चलना है, शतपौली मीन्स 100 स्टेप्स, 100 स्टेप्स चलना है, ये एक्चुअली हमारा संहिता में, हमारा आयुर्वेद में बता गया है। जो करता नहीं है तो उसको ये खाने के बाद तुरंत बैठना, सोना, एक करने से ये सब बीमारियां, ये सब लक्षणें दिखती है। तो साइकोलॉजिकल काजेस, मानसिक रूप से होता है क्या? जरूर होता है, क्योंकि साइकोलॉजिकल इफेक्ट अपने शरीर में कैसा होता है, जैसा आप थिंक करोगे वैसा, जितना आप स्ट्रेस लोगे, जितना आप चिंता करोगे, मेंटल इंस्टेबिलिटी, जितना आप काम का प्रेशर आपके ऊपर लोगे, तब आपका भूख मर जाती है। आप पूछ सकते हो किसी को भी, आपको जब जो भी व्यक्ति आपके पास आके बोलता है कि मेरे को भूख नहीं लग रहा है, तो आप उसको पहला ये पूछो चिंता कर रहा है, नहीं तो उसका जो भी इनडाइजेशन हुआ है वो चिंता कर रहा है। तो चिंता करने से इनडाइजेशन तो जरूर बढ़ता है, क्योंकि जब वैसे हम जो सेक्रेशन है वो सेक्रेशन ठीक होता नहीं है, हमारा हार्मोनल्स में इम्बैलेंस हो जाता है, उसके हिसाब से हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम बिगड़ जाता है। उसके बाद जो भी अभी तक जो देखें, हाइपर एसिडिटी का मतलब, हाइपर एसिडिटी का कारण, इनडाइजेशन, कॉन्स्टिपेशन, फैटी लिवर, जो भी उसका कारण हम देखें, उसका पर्टिकुलर लक्षण क्या होते हैं, उसका तकलीफें हमारे शरीर में क्या क्या होती है, वो मैं बताना चाहता हूँ। तो आगे देखेंगे एसिडिटी का सिम्टम्स क्या क्या हो जाती है। हार्ट बर्निंग, छाती में जलन होना, स्टमक बर्निंग, पेट में जलन होना, नौजिया, उल्टी जैसा महसूस होना, उल्टी नहीं होता है मगर उल्टी आने जैसा फीलिंग रहता है, वोमिटिंग, उल्टी हो जाना, हेडेक, सिर दुखना, गिड्डीनेस, चक्कर आना, इचिंग ऑल ओवर द बॉडी, बॉडी के शरीर में खुजली होना, और सीवियर बर्निंग सेंसेशन और फीट एंड हैंड्स, पाँव में, तल हाथ, तल पाँव मीन्स पाँव में, हाथ में जलन से फील होना, हेयर लॉस होना मीन्स केश पतना, हेयर लॉस, बाल झड़ना, ये सब एसिडिटी के सिम्टम्स होते हैं। उसके हिसाब से इंडाइजेशन के सिम्टम क्या होता है? सोर बेल्चिंग, सोर बेल्चिंग मीन्स खट्टा डकार आने का, बिटर टेस्ट इन द माउथ, मुंह में टेस्ट न रहना, गैसेस, पेट में गैस भरना, वो गैस भरने से पेट फूल जाना, डिस्टेंशन ऑफ एब्डोमेन, पेट फुला जैसा रहना, प्रेशर ओवर द चेस्ट आफ्टर ईटिंग, पेट फुला हुआ तो गैसेस भरा तो क्या होता है, वो छाती के ऊपर क्या होता है, प्रेशर आता है, पेन होता है, कभी कभार एक्चुअली क्या होता है, पेशेंट छाती में चुभने जैसा होता है ना, हम तब उसको
बीपी नॉर्मल रहता है, ईसीजी नॉर्मल रहता है, बराबर। तब उसका पेट जब उसका इंस्पेक्शन करते हैं, एब्डोमेन उसका जब एग्जामिनेशन करते हैं, तब पता चलता है वो पूरा ब्लोटिंग रहता है, पूरा डिस्टेंशन रहता है, फुला हुआ रहता है। तो तब क्या होता है, पेन एब्डोमेन, पेन, पेट में दर्द भी होता है, हेवीनेस ऑफ द बॉडी, बॉडी में ऐसा हेवीनेस, फैटिग टायर्डनेस, मीन्स हेवीनेस और फैटिग टायर्डनेस, कुछ काम करने में मन न लगना, बॉडी जड़ जड़ सी रहना, ऐसा कुछ मन नहीं लगना, टायर्ड होना, आलसी, आलसी मीन्स उसको टायर्डनेस, फैटिग मीन्स आदमी आलसी होना, काम करने का इच्छा न रहना, ये सब एक्चुअली इंडाइजेशन से होती है। लैक ऑफ एपेटाइट मीन्स भूख न लगना, फॉल स्मेलिंग, लूज मोशन मीन्स आप जब मोशन जाते हो, जब आप टॉयलेट जाते हो, तब वो जो मोशन होता है उसमें बास आना, स्मेल आना, हाँ, और वो एक्चुअली डूब, आप ऑब्जर्व कर सकते हैं डाइजेशन फूड और इनडाइजेशन फूड का, आप में ऑब्जर्व, आप टॉयलेट जाते हो ना, जब आप मोशन करते हो वो पानी के ऊपर तैर रहा है तो वो करेक्ट रहता है, नहीं तो जब वो डूब जाता है ना कमोड में पानी के अंदर, एक्चुअली इनडाइजेशन हुआ रहता है, अपचन हुआ, पचा न नहीं मीन्स वो पचा नहीं हुआ अन्न रहता है। तो लूज मोशन, जब भी वो हम टॉयलेट जाते हैं ना, उसका भास आने लगता है, कभी कभार पतला दस्त हो जाता, पतला मोशन हो जाता है, ये सब इनडाइजेशन के वजह होता है कि फैटी लिवर का सिम्टम्स क्या है, फील टायर्ड आर जनरली अनवेल, फील टायर्ड मीन्स वही जो थकान सा महसूस होना, तो कभी कभार हम अस्वस्थ रहना, और पेट, नाभिक के ऊपर के भाग में, तो पेट के जो ऊपर के भाग में हमको दर्द होना, वेट कम, लूज मीन्स लॉस वेट, तो वजन कम होना, और स्किन में या आंख में येलोइश जॉन्डिस मीन्स कामला, येलोइश दिखना, और जब हम पेशाब पे जाते हैं उसका भी येलोइश ही रहना, सोलन टमी मीन्स जब भी आप पेट को टच करोगे तो वो फुला हुआ और दर्द सा महसूस होना, वॉमिटिंग इन ब्लड, जो आप वॉमिटिंग करोगे, जब आपका हेवीनेस हो कि जब वॉमिट होता है उसमें रेडिश वॉमिटिंग आना, उसमें रक्त ब्लड मिक्स करके आना, ब्लैक स्टूल, जब आप मोशन जाते हो तो ब्लैक रहना, इच स्किन, स्किन इचिंग होना। कॉन्स्टिपेशन का सिम्टम्स क्या है, बेचैनी, पेन एब्डोमेन, डिस्टेंशन, लॉस ऑफ, मीन्स आप इधर ऑब्जर्व कर सकते हो भाई लोग कि दोस्तों, जो भी ये डाइजेस्टिव सिस्टम का सिम्टम्स है ना, सिम्टम्स सेम ही है, मगर लक्षण जो दिख रहा है ना वो अलग 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 है, क्योंकि एसिडिटी का अलग है, इनडाइजेशन अलग है, फैटी लिवर अलग है, उसके साथ साथ कॉन्स्टिपेशन, ये अलग अलग है, मगर जो भी हमको लक्षण दिख रहा है वो एक जैसा दिखता है। इसलिए जब भी हम पेशेंट को देखते हैं, जब भी हम पेशेंट को ऑब्जर्व करते हैं, उसको एक्चुअली सिर्फ खाली दूर से बैठ को क्वेश्चन नहीं पूछना है, उसको एक्चुअली आप टच करके देखो, आप महसूस करो कि एब्डोमेन डिस्टेंशन, तो फुला हुआ पेट कैसा रहता है, खाली पेट कैसा रहता है, उसको 2 मिनट सुला दो आप जमीन के ऊपर, आप टच करो, क्योंकि अरे भाई मैं बोलना चाहता हूँ तो कि वो सामने वाले को थोड़ी मालूम है आप क्या कर रहे हो, आप उसको हाथ लगाओगे तो उसको थोड़ा कंफर्ट फील होगा ना, उसको थोड़ा अच्छा महसूस होगा ना, अरे भाई ये लोग आए कुछ तो मेरे को टच करके देखे, उसका थोड़ा सा हमारा आईएमसी के ऊपर तो उसको थोड़ा कॉन्फिडेंस तो आएगा, ये लोग आए मेरे को एग्जामिनेशन किए, ऐसा तो होगा, नहीं तो क्या हो जाता है, दूर से बैठे पूछे, कुछ तो और ऐसा ऐसा लिख के लिए दवा दिया और गए, पैसे लेके चले गए, ऐसा नहीं होना है कभी भी। जो भी मैं अभी बता रहा हूँ ना, एक्चुअली ये सब हिस्ट्री टेकिंग, जब पेशेंट का हिस्ट्री टेकिंग, केस टेकिंग, वो एक्चुअली पार्ट अलग है एक्चुअली, मगर मैं इसके दौरान आपको बताना चाहता हूँ, जब भी आप किसी के पेशेंट के पास जाओगे तो उसको थोड़ा टच करो, उसका हाथ देखो, मीन्स हाथ तो पकड़ के देखो, या पेट तो, अब वो क्या बोलता है ना, उधर हाथ लगाओ, कान दुख रहा है बोला तो कान देखो, सर्दी आई तो ऐसा नाक देखो, पेट दुख रहा है तो पेट में हाथ लगा के देखो, पाँव दुख रहा है तो पाँव को हाथ लगाओ, ऐसा आप एक्चुअली उसको हाथ लगा के एग्जामिनेशन करो, एक आपको धीरे 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 ना पेशेंट जैसा आप अलग अलग देखते जाओगे तो आपको अपने आप एक्सपीरियंस से आपको पता चल जाता है, तो फुला हुआ पेट कैसा रहता है, खाली हुई पेट कैसा रहता है, पेट दर्द कहाँ दबाए तो पेट दर्द है, पेट के ऊपरी भाग में है, नीचे नाभि के निचली भाग नीचे है, आजू बाजू में, ये आपको पता चल जाता है, तो आप
किसी से भी कंसल्ट करोगे ना डॉक्टर से, तब आप बता सकते हो एक्चुअली पर्टिकुलरली कि सर ऐसा उसको नाभि के ऊपर की भाग में ऐसा दबाया तो दर्द हुआ। इसलिए आप लक्षण और आप एग्जामिनेशन ठीक तरह से करिएगा। तो ऐसा ऐसा सिस्टम आप डाइजेस्टिव सिस्टम में एक कॉमन जो भी लक्षण है उसका आगे हम देखेंगे क्या क्या डिसीजेस बन जाता है। क्योंकि जैसे मैंने बताया कि जो भी ये डाइजेस्टिव सिस्टम है इससे 90% बीमारियां इससे ही बनती है। जो भी आप इमेजिन नहीं कर सकते हो, आयुर्वेद में बता गया जो दोषिस हैं, त्रिदोष हैं, वात पित्त कफ, ये जैसे 3 दोष हैं, ये 3 ही दोष सब इसी के ऊपर डिपेंड है। वो बैलेंस करना भी इसके ऊपर डिपेंड है और इम्बैलेंस होना भी इसी से ही है। जब वो बैलेंस रहता है तो आदमी तंदुरुस्त रहता है, जब वो बिगड़ जाते हैं, जब वो दोष इम्बैलेंस हो जाते हैं तो अपने आप बीमारियां अपने शरीर में बढ़ने लगते हैं। तो अभी तक जो भी देखा, जो भी कारण और लक्षण देखा, तो एक हाइपर एसिडिटी से, इनडाइजेशन से, फैटी लिवर से, कॉन्स्टिपेशन से क्या क्या बीमारियां हमारे शरीर में हो जाता है ये देखते हैं। क्योंकि जब अब तक जो भी मैं बताया ना, ये चारों एक्चुअली लक्षण हैं, मीन्स सिम्टम्स ही है। इसी से आगे का बहुत अलग 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 क्या होते हैं, डिसीजेस होते हैं। तो चलिए आगे का क्या क्या हो जाता है इनडाइजेशन से। हाइपर एसिडिटी इनडाइजेशन से हमको एक्चुअली कभी कभार बुखार भी आता है, खून की कमी होती है, एनीमिया होती है, किडनी चक्कर आती है, स्टमक में अल्सर्स होते हैं, स्टमक में अल्सर्स हो जाते हैं, और गैस्ट्राइटिस मीन्स जो भी गैस्ट्रिक जो इंटेस्टाइन है, स्मॉल और लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है, सूजन आ जाती है, पेप्टिक अल्सर्स, इंटेस्टाइन में अल्सर्स हो जाते हैं, स्टमक में अल्सर्स हो जाते हैं, गाल स्टोन्स, पित्ताशय में एक्चुअली स्टोन्स हो जाते हैं, इंस्टाइटल वर्म्स, कृमि, हमारे शरीर में जंतु कृमि हो जाते हैं, अपेंडिसाइटिस, उसका भी अपेंडिक्स, एक लार्ज इंटेस्टाइन को लास्ट में एक अपेंडिक्स है हमारा, उसका भी सूजन आ जाता है, लिवर डिसीज, अलग अलग लिवर डिसीज हो जाते हैं, जो भी डाइजेस्टिव रिलेटेड है ना, GERD, गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लक्स डिसीज, जो भी खाया हुआ अन्न बाहर आने का वैसा एक सिंड्रोम है वो हो जाएगा। IBS, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, ये भी IBS बोले तो जो खाया हुआ अन्न एक बार कभी कभार अच्छा पच जाता है, कभी नहीं पच जाता है, तब मोशंस लूज होते हैं, कभी कभार हार्ड होता है, ऐसा IBS में हो जाता है। तो एलर्जिक कोल्ड, इससे सर्दी की बीमारी, रेस्पिरेटरी बीमारी ये भी हो जाती है, हेयर लॉस, बाल का झड़ना होता है, बाल का सफेद होना ऐसा होता है, और स्किन डिसीज, सभी प्रकार का स्किन डिसीज के लिए कौन सा भी त्वचा रोग ले लो आप, उसका कारण है खून की खराबी। और खून की खराबी कभी भी अपना खाया हुआ आहार के ऊपर डिपेंड है। क्योंकि जैसा मैंने वो आहार का विशेष में बताया, जो भी बाहर का खाना खा लेते हैं उससे से क्या होता है, बॉडी में गर्मी बढ़ती है, जब बॉडी में गर्मी और हाइपर एसिडिटी बढ़ती है तब खून की खराबी ज्यादा होती है, तो सभी पित्त बढ़ती है। पित्त एक्चुअली स्किन डिसीज का मूल कारण है पित्त। तो सभी प्रकार का स्किन डिसीज में एक्चुअली ये एसिडिटी का तकलीफ हर व्यक्ति को, जो भी व्यक्ति को स्किन डिसीज है ना, त्वचा रोग है, उसको एक्चुअली एसिडिटी का तकलीफ और इनडाइजेशन तकलीफ रहता ही है, 100% रहता ही है, 90% नहीं 100% रहता ही है। इसलिए आप एक क्वेश्चन जरूर उसको पूछ लीजिए। डिसीज ऑफ फैटी लिवर क्या होता है, फैटी लिवर का, फैटी लिवर फूल जाता है, फैटी लिवर में सूजन आ जाते हैं, तो लिवर में सूजन आता है तो उसको हेपेटाइटिस बोलते हैं। लिवर में कैंसर भी होने का चांसेस ज्यादा है और जॉन्डिस भी हो जाता है। तो आगे डिसीज ड्यू टू कॉन्स्टिपेशन, तो कॉन्स्टिपेशन क्या क्या हो जाते हैं, जब हमारा मोशन ठीक तरह से साफ नहीं हुआ, कॉन्स्टिपेशन जब साफ नहीं हुआ, जब स्टूल हार्ड होता है, जब अपना मल कठिन होता है, हार्ड होता है, जब निकालने के टाइम के हमको दर्द होता है, आग होती है, ये सब होने से क्या होता है, पाइल्स होती है, फिस्चुला होती है, मीन्स परिकर्तिका, फिशर्स होती है, भगंदर, जो रेक्टल का, जो रेक्टम का है ना, रेक्टम जो वो प्रोलैप्स बाहर निकल जाती है, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन, लिंग नाश भी होता है, इनफर्टिलिटी, बच्चे न होना, उसके साथ साथ रेस्पिरेटरी डिसीजेस, मैं अभी बताया ना, रेस्पिरेटरी जो भी छाती का रिलेटेड डिसीज है, कोल्ड है, अस्थमा है, एलर्जीज है, ये सब हो जाता है, हेडेक, सिर दुखना ये हो जाता है। तो इसका चिकित्सा क्या है, इसका चिकित्सा तो हम देखेंगे
इसलिए इसका मैं अभी तक का कंक्लूजन देना चाहता हूं आपको दोस्तों कि जो भी डाइजेस्टिव सिस्टम में अभी तक का जो भी हम देखें कि उसका आहार, हमारा लाइफ, हम जो शरीर में लाइक जो भी हम खाते हैं आहार, जैसा कैसा वाला आहार खाते हैं, खाना खाते हैं, और हमारा बर्ताव, हमारा लाइफस्टाइल कैसा है, उसके हिसाब से एक्चुअली सालों साल तक ये एक्चुअली हमारे बॉडी में छोटा धीरे 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 डिपॉजिट होता जाता है। और ये सब एक एग्जांपल देना चाहता हूँ, हमारे पास जब भी एक पेशेंट, ऐसा समझो पेशेंट आता है, रूटीन किसी के उसको एक बुखार आया या सर्दी हुआ, अंग दुख रहा है, सिर दुख रहा है, ऐसा जब हमारे पेशेंट आता है हमारे पास, हमारा काम क्या है, जब पेशेंट आने के बाद उसको लिटा के उसका बीपी, उसका पल्स, उसका टेम्परेचर एक हम और उसका वेट देखना, एक कॉमनली हम करते ही है। तब एक्चुअली अनएक्सपेक्टेड कभी कभार पेशेंट का बीपी बढ़ा हुआ रहता है, तो बीपी बढ़ा हुआ रहता है, तो उसका लक्षण के हिसाब से उसको अलग अलग से हम जब क्वेश्चन पूछते हैं, कभी कभार अनएक्सपेक्टेड शुगर भी डिटेक्ट हो जाता है। इम्यूनिटी, हमारे शरीर में जो रोग प्रतिरोधक शक्ति जो है वो कॉम्प्रोमाइज कम कब होता है मालूम है? जब हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम बिगड़ता है तब हमारा इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज होता है। जब ये डाइजेस्टिव सिस्टम बिगड़ता है तब हमारे शरीर में रोग प्रतिरोधक शक्ति कम हो जाती है, तब बाहर का वायरस, जो बैक्टीरिया, ये सब हमारे शरीर में अटैक करते हैं। जो भी थोड़ा सा कुछ भी हमको होना तो हम डॉक्टर के पास दौड़ जाते हैं, क्योंकि हमारा इम्यूनिटी कम हो जाता है। ये इसलिए जब भी ये डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक रहेगा तब तक हमारा इम्यूनिटी अच्छा रहेगा। जब ये डाइजेस्टिव सिस्टम बिगड़ जाएगा, समझ लो आपका इम्यूनिटी कम हो गया, आप बीमारी होने के लिए अब तैयार हैं, इसका मतलब है। तो इसके हिसाब से तो हमारा आईएमसी इतना बढ़िया दवा इस डाइजेस्टिव सिस्टम के ऊपर लाया है, आप इमेजिन भी नहीं कर सकते, क्योंकि इसका मैं खुद एक्सपीरियंस लिया हूं। ऐसा नहीं है कि मेरे को इधर बोलने का मौका दिया तो मेरे को इसके टॉपिक के ऊपर बोलना है तो मैं आईएमसी को अच्छा बोलूंगा, है बिल्कुल नहीं। आप टेंशन, इसका आपको पटे या ना पड़े मेरे को कुछ मतलब नहीं है, मगर मैं ये गारंटी के साथ कहता हूं कि मैं इस दवाओं का रिजल्ट लिया हूं। इस दवाओं का एक्चुअली हर एक कंटेंट, जो भी उसमें ड्रग्स डाला हुआ है ना, औषधि, आयुर्वेदिक जो भी औषधि डाला हुआ है, हर एक का एक्चुअली मैं स्टडी किया हूँ और उसका रेफरेंस देखा हूँ, और रेफरेंस सच है कि नहीं ये मैं एक्चुअली हमारा आयुर्वेदिक के जो ग्रंथ है बुक से उसमें निकाल के देखा हूँ। इसलिए मैं एक कॉन्फिडेंस से बोल सकता हूँ किसी के सामने की आईएम्स के ये दवा ऐसा काम करता है, आप इस कंडीशन में ये दवा दिया तो ये ऐसा काम करता है, ये मैं कॉन्फिडेंटली बता सकता हूँ। यही उम्मीद मैं लेके आपके पास आया हूँ कि जो भी मैं अभी तक जो बताया आप गौर से सुनो, और आप आगे जो ट्रीटमेंट के एस्पेक्ट में जो बात करना चाहता हूँ, क्योंकि हमारा मोटो मेनली ये ट्रीटमेंट एस्पेक्ट है। ये लक्षण वगैरह पेशेंट टू पेशेंट चेंज होता है, इसलिए जो भी एक कॉमनली सिम्टम्स, लक्षण जो भी मैं आपको बताया, उसके लिए चिकित्सा क्या क्या, आईएमसी हमारे लिए कितना बढ़िया दवा बनाई है, वो हम कैसा यूज करना है ये मैं आपको आगे बताना चाहता हूँ। क्योंकि अभी तक आप लोग भी बहुत लोगों को आप दवा दे चुके हो, प्रोडक्ट दे चुके हैं, तो आप इमेजिन करो कि कौन सा पेशेंट को, कौन सा व्यक्ति को आप कौन सा आप दवा दिए, बराबर दिए कि नहीं दिए। ऐसा सिचुएशन में जो भी ये लक्षण थे पेशेंट को, एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन, लिवर का डिसीज या इंडाइजेशन का, ऐसा व्यक्तियों को आप ये दवा दिया है कि नहीं दिया, ये देखो। नहीं तो क्या आपसे गलती हुई है और आप इससे क्या सुधरना है, ये आप देखो। तो चलिए दोस्तों, मैं बहुत एक्चुअली एक्साइट हूँ ये ट्रीटमेंट बारे बताने के लिए, क्योंकि मेरा काम ही ट्रीटमेंट करना है, बराबर। इसलिए आगे देखते हैं आईएमसी का ये शानदार प्रोडक्ट्स जो हमारे लिए एक्चुअली आईएमसी कंपनी ने पेश किया हुआ है। तो दोस्तों, मैं आपके सामने इधर एक्चुअली ऐसा टैबलेट और पाउडर फॉर्म जो आपको इजी से आप समझ सको, इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा डिवाइड किया हूं टैबलेट और पाउडर के इसमें, क्योंकि ये डाइजेस्ट सिस्टम के लिए कॉमन सी मेडिसिन हमारा आईएम्स में मिल जाता है। बॉडी टैबलेट है, लूक केयर टैबलेट है, गार्लिक प्योर टैबलेट था, अभी एक्चुअली शायद बंद हुआ है, जो ओल्ड स्टॉक है वो मिल जाता है। फ्रेश मॉर्निंग टैबलेट है, त्रिफला इसबगोल टैबलेट है, सुपर हेल्थ कैप्सूल है, गैस अवे चूर्ण, स्वादिष्ट पाचक चूर्ण, वाइल्ड आंवला चूर्ण अभी जस्ट नया लॉन्च किया है, वाइल्ड आंवला शक्ति चूर्ण,
उसके साथ साथ श्री तुलसी ड्रॉप से, देखो जूसेस एंड सिरप फॉर्म में कौन से, श्री तुलसी ड्रॉप से, अलियो डाइजेस्ट ड्रॉप से, इलायची अमृत ड्रॉप से, एलोवेरा फाइब्रस जूस है, वाइल्ड आंवला शक्ति रस है, हर्बल गोमूत्र, अलियो संजीवनी जूस, जीवन शक्ति रस, अलियो पाचकारिष्टा एंड लाइव केयर सिरप एंड टैबलेट। इतने दवा खाली हमारा आईएमसी में एक्चुअली अभी ये डायरेक्टली काम करने वाले डाइजेस्टिव सिस्टम के ऊपर, ये डायरेक्टली काम करने वाले इतने दवा हैं, तो इनडायरेक्टली काम करने वाले भी बहुत है। आप इसको आप स्क्रीनशॉट मार लीजिए, ये तो एक्चुअली मिल जाएगा आपके बाद में यूट्यूब पे, मगर जो भी है इस दवा को कैसा यूज करना है ये तो पता रहना है। आईएमसी हमको इतना बढ़िया दवा तो दिया, हाथ में दिया, मगर इसको यूज कैसा करना है ये तो पता रहनी है। इसलिए आपको आगे ले चलते हैं दोस्तों। ये जो हाइपर एसिड इंडाइजेशन के कॉमनली सभी लोगों के लिए ये इतना तो डालना ही है। इनिशियली आंवला शक्ति पाउडर अभी नया है, आंवला शक्ति पाउडर, वाइल्ड आंवला शक्ति पाउडर, उसके साथ में वाइल्ड आंवला शक्ति जूस, कौन सा भी एक, श्री तुलसी, अलियो डाइजेस्ट, हर्बोसिल टैबलेट, ये 5 दवाएं जो है ये कंपलसरी आपको पेशेंट को, जो भी पेशेंट आपके पास, जो भी व्यक्ति आपको बताता है कि मेरे को एसिडिटी का तकलीफ है, हजम की तकलीफ है, तो उनको कंपलसरी ये दवा डालना ही है, ठीक है। क्योंकि आंवला शक्ति पाउडर कब लेनी है, क्योंकि ये वाइल्ड आंवला शक्ति रस में इतना बढ़िया पित्तनाशक का गुण है। कौन सा भी क्रॉनिक से क्रॉनिक एसिडिटी तकलीफ होने दो, वाइल्ड आंवला शक्ति जूस या पाउडर में कितने ही क्रॉनिक, बहुत कितने सालों का एसिडिटी को कम करने का ताकत इसमें। इसलिए इसको सुबह खाली पेट, लिखा हूं उधर, 1 स्पून मॉर्निंग एम्प्टी स्टमक विथ वार्म वाटर, गर्म पानी से, गुनगुने पानी में, गर्म पानी में 1 चम्मच सुबह खाली पेट लेने का आदत रखो। तो उनको बता दो, लेने के लिए आप पेशेंट को बताओ, तो इससे एसिडिटी भी कम होती है। तो पाउडर 1 स्पून, क्योंकि 1 स्पून अपना जो नाश्ते का चम्मच है, ब्रेकफास्ट का जो चम्मच है, वो 1 स्पून लिया तो कम से कम 3 ग्राम हो जाता है। तो हमको 3 ग्राम का मतलब है, तो 3 ग्राम 1 स्पून से होती है, तो 1 स्पून सुबह खाली पेट देनी है। वैसे ही शक्ति जूस है तो 20 ml आप मॉर्निंग एम्प्टी स्टमक पे दे दीजिए। तुलसी का 3 से 5 ड्रॉप मॉर्निंग और इवनिंग विथ वार्म वाटर, श्री तुलसी, 3 से 5 ड्रॉप्स सुबह खाली पेट और शाम को गर्म पानी के साथ। अलियो डाइजेस्ट 10 बूंद 3 टाइम खाने के बाद में देना है। अलियो डाइजेस्ट जो है 10 बूंद 3 टाइम खाने के बाद में देना है। हर्बोसिल टैबलेट भी खाने के बाद सुबह और शाम को देना है, खाने के बाद। और अलियो देखो, इधर जब भी एसिडिटी और इंडाइजेशन में जो भी पेशेंट को पेट का दर्द और चेस्ट में जलन होना, मीन्स छाती में जलन होना, ये सब ना एक्चुअली इस दवा से कम हो जाता है। इसलिए मैंने एक बाजू में एब्डोमेन पेन, बस बर्निंग चेस्ट क्यों लिखा है, तो इस दवा में जो भी फुला हुआ पेट रहने दो, या छाती में जलन होने दो, पेट में जलन होने दो, उल्टी जैसा आने का सेंसेशन रहने दो, या उल्टी होने दो, ये सब एक्चुअली एसिडिटी की जो भी तकलीफ है, इस कॉमनली ये दवा देने से कम हो जाती है। अलियो संजीवनी जूस इधर क्यों रखा ऑप्शन में बोले तो, क्योंकि जो भी पेशेंट को एसिडिटी के दौरान, जो पतला पेशेंट है, थिन लीन पेशेंट है, जो भी कमजोरी का पेशेंट है, उसको एसिडिटी का और इंडाइजेशन का तकलीफ है, जो बहुत ज्यादा दिनों से बीमार है, उसको एसिडिटी का तकलीफ है, उसको एक्चुअली संजीवनी जूस भी ऐड करो आप, उससे उसका एक्चुअली ताकत बरकरार रखता है। तो 30 ml मॉर्निंग एम्प्टी स्टमक एंड नाइट, सादा पानी भी चलेगा और गर्म पानी भी चलेगा। तो एक कॉमनली देना हुआ ट्रीटमेंट हर एक व्यक्ति के लिए, जो भी पेशेंट आपके पास आएगा एसिडिटी और इंडाइजेशन लेके, तो उसको ये आप कॉमनली देना है। उसके बाद मैं ये देखिए, ये प्रोडक्ट्स हैं, संजीवनी, वाइल्ड आंवला शक्ति पाउडर, तुलसी, डाइजेस्ट और हर्बोसिल टैबलेट। इसका आपको मैं डोजेस कैसा देना भी बताया। उसके बाद इधर मैंने और एक चार्ट बनाया है आपके लिए, कि जो भी अभी तक का जो 5-6 औषध प्रोडक्ट्स जो मैंने आपको बताया, वो तो एसिडिटी के पेशेंट को देना है तो देना ही है। उसके साथ साथ
वो पेशेंट को, एसिडिटी पेशेंट को भूख नहीं लग रही है ऐसा आपको कंप्लेंट बताया, तो आप वो दवाओं के साथ आप स्वादिष्ट चूर्ण ऐड करो। तो एक ऐसा 1 चम्मच 3 टाइम खाने के बाद में पानी के साथ या छाछ के साथ, बटर मिल्क, ताजा बटर, पतला ताजा बटर मिल्क, पतला ताजा छाछ, उसको स्वादिष्ट पाचन चूर्ण का खाने का भी आप खाने के लिए दे दो, तो उसका भूख, जो भी भूख मरती है वो भूख बढ़ जाती है, भूख कम हुआ रहता है वो भूख बढ़ती है। उस एसिडिटी पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन हो रहा तो उसको फ्रेश मॉर्निंग टैबलेट डालो और एलोवेरा फाइबर जूस डालो। वो मेडिसिन के साथ साथ में आप फ्रेश मॉर्निंग टैबलेट रात को सोने के टाइम पे डालो और एलोवेरा फाइबर जूस 30 ml पानी के साथ में सोने के टाइम पे दे दो, तो कॉन्स्टिपेशन का भी जो तकलीफ है वो कम हो जाती है। फ्रेश मॉर्निंग टैबलेट इधर मैं त्रिफला भी डाल सकता था कॉन्स्टिपेशन के लिए, मगर इधर त्रिफला टैबलेट नहीं डाला। क्यों नहीं डाला? क्योंकि इसका मकसद है कि फ्रेश मॉर्निंग टैबलेट एसिडिटी और जो इनडाइजेशन में जो पचा मीन्स इनडाइजेशन मीन्स पचा हुआ मीन्स न पचा हुआ जो अन्न है, आहार है, उसको पचाने का काम फ्रेश मॉर्निंग करता है। इसलिए वो आहार को, वो अन्न को पचा के उसको बाहर निकालने का काम फ्रेश मॉर्निंग करता है। इसलिए कॉन्स्टिपेशन में मेनली जब भी पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन है आप उसको फ्रेश मॉर्निंग दे दो, क्योंकि जो न पचा हुआ जो शरीर में का अन्न है वो पचा के बाहर निकलता है। और एलोवेरा फाइबर जूस जो है वो पचाता नहीं है, डायरेक्ट उसको भेदन करता है, उसको फोड़ता है, तोड़ता है, जो भी उधर मल अंदर गट मीन्स हार्ड हुआ है, स्टूल हार्ड हुआ है, उसको कट कर, उसको ब्रेक करता है, उसको बाहर निकाल देता है। इसलिए एलोवेरा फाइबर जूस एंड फ्रेश मॉर्निंग जो कॉन्स्टिपेशन में कंपलसरी आपको देनी है, वो हाइपर एसिडिटी के पेशेंट कॉन्स्टिपेशन के साथ रहे तो। और जो हाइपर अल्कोहलिक पेशेंट, जो दारू पीने वाला, जो मद्यपान करने वाला पेशेंट को एसिडिटी का तकलीफ है, तब एसिडिटी के जो मेडिसिन के साथ साथ आप लिवर केयर टैबलेट और लिवर केयर सिरप डाल सकते हो। तो लिवर केयर टैबलेट आप दिन में 2 बार खाने खाने के बाद में, और लिवर केयर सिरप 10 ml आप 3 टाइम खाना खाने के बाद में दे सकते हो। क्योंकि अल्कोहलिक पेशेंट में क्या होता है, फैटी लिवर एक कॉमन सी चीज है। सिर्फ इधर अल्कोहल, जो भी पेशेंट व्यसन करता है, जो भी पेशेंट हैबिट्स, बैड हैबिट्स करता है, जैसे कि मद्यपान करना हो, जैसे कि दारू पीना हो या गुटखा खाने का हो, ऐसा पेशेंट को। और इसमें और एक ऐड करने का भूल गया कि जो भी पेशेंट नॉनवेज ज्यादा खाते हो, जो भी व्यक्ति फ्राइड, तला हुआ, मसालेदार, ऑयली, तला हुआ, मसालेदार और हेवी फूड जो नॉनवेज ज्यादा खाते हो, उसके लिए लिव केयर टैबलेट और लिव केयर सिरप कंपलसरी आप अपना हाइपर जो ऊपर जो बताया 5 दवाओं के साथ आप ऐड करो। इधर ओबेसिटी और ज्वाइंट स्वेलिंग मींस वात विकार, शरीर में जो भी बोन्स का डिफॉर्मिटी होती है, ज्वाइंट्स पेन होने लगता है, ज्वाइंट्स पेन के साथ साथ वहां ज्वाइंट्स में सूजन रहता है, तो उसको जो भी हाइपर एसिडिटी के मेडिसिन के साथ, दवाओं के साथ साथ आप हर्बल गोमूत्र डालो, क्योंकि गोमूत्र इज द वन ऑफ द बेस्ट डिटॉक्सिफिकेशन ड्रग पदार्थ मीन्स प्रोडक्ट है। गोमूत्र क्या करेगा, जो भी हमारा टॉक्सिन्स है वो गोमूत्र मेनली हम एंटी कैंसरस ड्रग बोलते हैं, क्योंकि कैंसर को ये मारता है, कम करता है। तो छोटा छोटा बीमारी इसके सामने कुछ भी नहीं है। इसलिए डाइजेशन इंप्रूव करने के लिए, जो भी ओबेसिटी क्यों लिखा इधर, क्योंकि जो भी वेट गेन है, जो भी जो भी मोटे लोग हैं, मोटापा हुआ है, उनका वजन बढ़ा हुआ है, उन लोगों को एक्चुअली गोमूत्र कंपलसरी दे दो, क्योंकि गोमूत्र फैट को भी कम करता है, फैटी लिवर को भी कम करता है, उनको वजन कम करने में मदद करता है। उसके साथ साथ उसका डाइजेस्टिव सिस्टम में जो भी डिटॉक्सिफिकेशन हुआ है, मीन्स सॉरी टॉक्सिन्स हैं, उसको डिटॉक्सिफिकेशन करने का काम एक्चुअली एक गोमूत्र करता है। इसलिए गोमूत्र सुबह खाली पेट 30 ml पानी के साथ में पीना है। सिर्फ खाली एक बार आप सुबह में पीने का आप आदत रखो, जो भी आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है वो कम होता है। आपका कफ का त्रास, जो शरीर में कफ का त्रास, जो भी पचन क्रिया से संबंधित
जो भी कफ का त्रास है वो सब इससे कम हो जाता है। उसके बाद में जनरल वीकनेस क्यों? इस जनरल वीकनेस जो भी पित्त के पेशेंट को वॉमिटिंग होके या पित्त के पेशेंट को इनडाइजेशन से जो भी शरीर को जो न्यूट्रिएंट्स चाहिए, जो भी ताकत चाहिए, वो खाना हजम होके वो ताकत मिलता नहीं। तो इनडाइजेशन के पेशेंट को जब वीकनेस महसूस करता है, जब कमजोरी महसूस करता है, तो तब उसको सुपर हेल्थ कैप्सूल दे दो, क्योंकि इसमें बहुत बहुत अच्छा एक्चुअली ऑयल्स मिलाए गए हैं कि अश्वगंधा, कलौंजी ऑयल और अजमोदा ऑयल, ऐसा अलग अलग सा ऑयल्स इसमें मिला गया है कि ये आपको कैप्सूल्स आपको पचन करने में मदद करती है। ये 1 टैबलेट 2 टाइम्स आफ्टर फूड इतना करनी है। उसके साथ बाद में पाइल्स, जिसको जिसको एसिडिटी और इनडाइजेशन पेशेंट को पाइल्स की तकरार है, मूलव्याध का तकरार है, उसको त्रिफला इसबगोल टैबलेट दे दो, क्योंकि ये जो भी मल है ना अंदर, उसको सॉफ्ट करके बाहर निकालता है, उसको सॉफ्ट करके पतला करके फेंकता है बाहर। इसलिए इधर त्रिफला इसबगोल टैबलेट देनी है पाइल्स में, क्योंकि मोशन जब कॉन्स्टिपेशन होता है, जब मोशन ठीक होता नहीं है, तब एक्चुअली पाइल्स होने का चांसेस ज्यादा रहता है, क्योंकि वो रेक्टल में डिपॉजिट ज्यादा दिन वो मल रहा, तो पाइल्स होने का चांसेस बहुत रहते हैं। इसलिए त्रिफला टैबलेट, 1 टैबलेट एट बेड टाइम आप वैसे भी दे सकते हो, नहीं तो उसको पाइल्स का तकलीफ और उसको जो कॉन्स्टिपेशन का तकलीफ ज्यादा है, पाइल्स के पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन का तकलीफ ज्यादा है, तब उसको त्रिफला टैबलेट आप खाने के पहले 2 टाइम भी डाल सकते हो, दोपहर और रात को खाने के पहले भी डाल सकते हो। ऐसा करने से क्या होता है, पाइल्स में उसको पाइल्स का तकलीफ भी कम होता है, उसके साथ साथ मोशन क्लियर हो जाने से उसका एसिडिटी और इंडाइजेशन का तकलीफ भी कम हो जाता है। पाइल्स में इधर मैं पाइल्स से क्रीम भी बताया, क्योंकि उधर जख्म हुआ रहता है, उधर खून आता है या उधर कुछ भी घाव हुआ रहता है, तो उसको मलहम लगाने से वो भी तकलीफ कम हो जाता है। तो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स, इधर मैं एक्चुअली इम्यून 20x टैबलेट बताया, मगर ये डाइजेस्टिव सिस्टम के ऊपर कैसा काम करेगा ये भी, क्योंकि ये इनडायरेक्टली सच में काम करता है। रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम के लिए मैंने इधर लिखा है, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम मीन्स जो भी छाती से ऊपर की बीमारियां हैं, वो डाइजेस्टिव प्रॉब्लम से कैसे होती है, क्योंकि जब अपना शरीर में जो गैस है उसका मूवमेंट कभी भी एक फिजियोलॉजिकल ऐसा है कि जब हम शरीर में जो गैस हवा लेते हैं, वो हवा का मूवमेंट कभी भी डाउनवर्ड्स मूवमेंट है, अपवर्ड मूवमेंट नहीं है, क्योंकि जब हम शरीर में गैस बनती है तो वो एक्चुअली वो गैस हवा एक्चुअली नीचे से क्लियर होनी है, जब ऊपर आती है तो ढकारे आती है, मगर ये एक्चुअली ढकारे कभी कभार बहुत तकलीफें करती हैं, इसलिए उसका मूवमेंट कभी भी अपवर्ड नहीं है, ऊपर की भाग नहीं है, उसका मूवमेंट कभी भी ऑलवेज डाउनवर्ड है। तो ये जब एक गैसेस पेट में बन जाती है तो एक्चुअली छाती के ऊपर प्रेशर आती है, कभी कभार उसका इम्यूनिटी कम हो जाती है। ये डाइजेस्टिव, इससे इम्यूनिटी कम होके हमको खांसी, एलर्जिक एलर्जिक जो भी खांसी है, सर्दी है या हेडेक है, छींक आनी है कंटिन्यूअसली, ये सब, और अस्थमा का त्रास हो, या थोड़ी दूर चलने के बाद एग्जर्शन होता है कि चलने के बाद धाप लगती है, सांस फूलती है, ये सब जैसा होता है ना, ये सब डाइजेस्टिव सिस्टम के इफेक्ट से ही होता है। तो जो भी ये रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स है ना, ये सब एक्चुअली उसको कम करने के लिए ये दवा एक्चुअली अभी ऊपर जो भी 4-5 बताया, उसके साथ साथ आप इम्यूनो टैबलेट्स डालो, उसके बाद सेप्टिनोलिन इन्फेक्टिनिल सिरप आया है, इन्फेक्टिनिल सिरप डाल सकते हो, उसके साथ साथ आप श्री तुलसी तो उसमें डाला हुआ है, वो तो एंटी एलर्जिक भी है, सभी प्रकार के सर्दी, खांसी, बुखार या इसके ऊपर काम करता है, इसलिए रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम में भी ये अपना दवा बहुत अच्छा काम करेगा। जो पेशेंट को एसिडिटी है इसमें डालो। उसके बाद ये देखो अपना टैबलेट्स, लिव केयर, त्रिफला, सुपर हेल्थ, इम्यून, पाइल्स, स्वादिष्ट चूर्ण, गैस अवे, लिव केयर, उसके साथ एलोवेरा, गोमूत्र, ये सब एक्चुअली डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए ही आईएमसी ने बनाया हुआ है और एक बहुत बढ़िया दवा बना चुका है। इसके लिए आईएमसी के लिए कितने हम थैंक यू बोले तो कम है। उसके साथ अभी ये सब ट्रीटमेंट एस्पेक्ट हुआ, तो मैं आशा करता हूं कि आपको इसका जो भी क्लैरिफिकेशन है
जो भी इसका आपको डाउट था क्लियर हो चुका होगा, ऐसा मैं आशा करता हूं। और जो भी आपको इसका रिलेटेड क्वेश्चन है वो सब हम आगे भी डील करेंगे। तो इसके बाद में, क्योंकि कौन सा भी बीमारी एक्चुअली, अभी तो बोला ना डाइजेस्टिव सिस्टम, ये मेनली खाने के ऊपर ही डिपेंड है। तो जब हम खाने का पथ्य नहीं करेंगे, खाने का परहेज नहीं करेंगे, तो हम ठीक, कोई भी व्यक्ति ठीक होने वाला नहीं है। इसलिए कोई भी व्यक्ति इस तकलीफ से गुजर रहा है तो उसको आप पहले उसको डायरेक्ट, मैंने ना हिंदी में आपको डायरेक्टली दिया हूं कि ये आप प्रिंट निकालो, लिख के एक A4 साइज का प्रिंट में आप चार्ट बना लो, प्रिंट निकालो, ये हर एक व्यक्ति को आप ये डाइट चार्ट दे दो। क्योंकि 90% डिसीजेस जो डाइजेस्टिव सिस्टम के ही ऊपर होता है, तो ये कंपल्सरी मैं बोलता हूं आप 100% सबको ये दे दो। क्योंकि कोई भी आप बीमारी लो, बाल झड़ने के, बाल से पकड़ के पांव तक, कोई भी बीमारी को ये डाइट चार्ट लागू होता है। ऐसा मैंने एक्चुअली इसके ऊपर स्टडी करके, अभ्यास करके आपके सामने रख रहा हूं। क्योंकि इससे क्या, इसका फॉलो करने से आप भी, आप आपके पेशेंट के ऊपर आपकी, आपको तकलीफ हो तो आप खुद महसूस कर सकते हो कि कितना चेंजेस आपके रिजल्ट में आ जाता है। तो इधर देखो, मैंने 2 चार्ट बनाए इधर। ये डू मीन्स ये खाने वाले और नहीं खाने वाले, आप पढ़ सकते हो कि कौन सा खाना हमको खानी है और कौन सा खाना हमको नहीं खानी है। क्योंकि पुराना चावल खानी है, ज्वार की रोटी या गेहूं की रोटी, सेंधा नमक, नमक अभी हमारे पास जो आयोडीन वाला नमक मिलता है मार्केट में, वो वाला आयोडीन नमक बंद करो और IMC का सेंधा नमक हमको अवेलेबल किया है। क्योंकि इसीलिए किया है, तो सेंधा नमक यूज करो। तो इसके साथ खिचड़ी, उपमा, शीरा, सूजी, ये वाले आप खाने का है। मैं इधर ना ऐसा आपको लिए चार्ट बनाऊं कि कौन सी सब्जी खानी है, कौन सा पत्ता सब्जी खानी है, कौन सा अनाज मीन्स सीरियल्स या ये सब कौन सी खानी है, फ्रूट्स कौन सी खानी है, आपको नाश्ता करना है तो कौन सा नाश्ते में क्या रहना है, आपको पापड़ खाने की आदत है तो पापड़ कौन सी खानी है। और ये सब इसमें एक्चुअली मैं कवर करने का कोशिश किया हूँ। और एक्चुअली ये मेरे पास ऑलरेडी मैं पेशेंट को फॉलो भी करता हूँ। तो इसके हिसाब से क्या होता है, सब्जी में देखिए इधर लिखा है लौकी, कद्दू, तोरी, गवार, गोभी, पत्ता गोभी, प्याज, करेला, मूली, भिंडी, ये सब देनी है। इधर देनी जो खाना नहीं है, इसके ऊपर मैं एक्चुअली बताना चाहता हूँ। एक जो खाना नहीं है चार्ट में दिया हुआ, एक खाने से आपको क्या क्या तकलीफ होती है ये बताते हैं। नया धान्य, बेकरी पदार्थ, एक्चुअली इडली, डोसा, मैदा, पनीर, पोहा, मसाले पदार्थ, ये सब जो भी है एक्चुअली पित्त बढ़ाने वाली है। पहले मैंने आपको कॉज में बताया क्या खाने से क्या होती है, वही पदार्थ इधर में खाना नहीं, ये लिस्ट में डाल चुका हूं। ठीक है, खाना, इसलिए ये देखो मसाला पदार्थ, पोहा, मुरमुरा, चुरमुरी, ये बहुत एक्चुअली लास्ट टाइम बनाना में फेमस हुआ था। जो भी अटेंड किए थे उनको सबको पता है, लोनावाला सेशन में, मीटिंग्स में। तो एक्चुअली इडली, डोसा, दही, पोहा, मुरमुरा, नींबू, खट्टा, ये सब क्या है, शरीर में पित्त बढ़ाने का काम करती है। तो इसको कम करनी है। आलू, ये पचन के लिए हेवी है, जड़ है। शिमला मिर्च पित्त बढ़ाता है। मेथी, मेथी ये एक्चुअली कॉमनली 12 महीना मिलने वाला है, मगर मेथी खाने से पित्त बढ़ती है। ठीक है, और ये बारिश के मौसम में एक्चुअली कौन सा भी पत्ता सब्जी जो है, कौन से भी पत्ता सब्जी ये बारिश के मौसम में खाना ही नहीं है। उससे एक्चुअली शरीर में पित्त बढ़ी जाती है, एसिडिटी की तकलीफ अपने आप शुरू होती है। तो उसके साथ साथ चना 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 दाल, तूर या तूर दाल, मटर, मटकी, राजमा, उड़ीद, मेथी दाना, ये सब जो भी है ना, मेथी दाना, ये भी सब पित्त को बढ़ाने वाला है, डाइजेशन के लिए हेवी है, इसलिए एक्चुअली इसको खाना नहीं है। मटकी में एक्चुअली, मूंग मटकी में क्या होता है, उसको ना स्प्रोट्स जो पानी में भिगो के, रात भर पानी में भिगो के सुबह उठ के वो खाने का आदत रखते हैं, क्योंकि हाई प्रोटीन्स करके। मगर दोस्तों मैं ये बताना चाहता हूं कि जब भी आप हाई प्रोटीन्स खाना खा लेते हो तो आपको उसको पचाने के लिए उतना ही आपका शरीर में अग्नि की जरूरत है, उतनी ही आपको शरीर में गर्मी की जरूरत है। तो पचाने के लिए आपको उतना मेहनत करना पड़ता है, क्योंकि जितना भी आप हाई प्रोटीन्स खाओगे ना, आपको उतना व्यायाम करना जरूरी है।
उतना आपको पसीना पसीना निकालना जरूरी है। नहीं तो क्या होता है, पचन पचन संस्था के ऊपर, डाइजेस्टिव सिस्टम के ऊपर वो हेवीनेस आके वो ठीक तरह से पचन नहीं कर पाता है। धीरे 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 वो जो भी टॉक्सिन्स, उसका जो भी हाई प्रोटीन्स का में फैट में कन्वर्ट होके हमारे शरीर में डिपॉजिट होने लगता है, और वो अलग 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 बीमारियों को शरीर में डाल देता है। तो उसके साथ साथ देखो, फल में, फ्रूट्स में कौन सा नहीं खानी है, जो भी एसिडिटी इनडाइजेशन वाले लोग, कि अमरूद, पेरू, अंगूर, पपीता, संतरा, नींबू, मौसम्बी, अनानास, लीची, स्ट्रॉबेरी, ये सब नहीं खानी है। और दूध के साथ कौन सा भी फल मिक्स करना ही नहीं है। एक्चुअली हमको ना अभी का लाइफस्टाइल में, हाइब्रिड लाइफ में ना, मिल्क शेक पीने की बहुत ही आदत है। कहाँ भी बाहर जाने दो, बाहर जाने दो, हमको मिल्क शेक पीने की आदत है, क्योंकि वो मिल्क शेक हम हेल्दी करके लेते हैं। मगर मिल्क के साथ कौन सा भी आप फ्रूट मिक्स करके पीते हो तो वो एक्चुअली विरुद्ध आहार बोलते हैं उसको। कौन सा भी फ्रूट मिल्क के साथ मिक्स होता नहीं है, वो खट्टापन आता है। तो वो खट्टापन शरीर में जाने के बाद एक्चुअली एसिडिटी का तकलीफ है, खून खराबी का तकलीफें ज्यादा हो जाती है। तो जो भी ये सब जो है रूटीन में डालना ही नहीं है, रूटीन में खाना ही नहीं है। और एक चीज कि जो भी एसिडिटी या पित्त का पेशेंट है, वो खाने के साथ भी दूध नहीं खाना है, क्योंकि कभी कभार मीन्स कैसा हो जाता है कि रोटी के साथ दूध मिक्स करके, रोटी के साथ दूध, रोटी सब्जी और दूध ऐसे मिक्स करके खाते हैं, या चावल में सब्जी और दूध डाल के खा लेते हैं। ऐसा भी नहीं करनी है। चटनियां देखो, इधर आपको चटनी चटपटा चाहिए खाने के साथ में, तब आपको चटनियां पुदीना की खा लो, धनिया चटनी खा लो, या कड़ी पत्ता का एक्चुअली चटनियां खा लो। मगर नारियल की चटनी, चना, शेंगदाना, लहसुन की चटनी, लाल मिर्ची या हरी मिर्ची की चटनी, कच्चा आम की चटनियां, और नहीं तो अचार, ये सब खाना ही नहीं है, इससे पित्त बढ़ती है। पापड़ में आप मूंग की पापड़ या नाचनी की पापड़ खा लो, उड़द की पापड़, साबू की पापड़, आलू चिप्स, आलू की पापड़, आलू चिप्स मेनली, बटाटा चिप्स, और तेल में तला हुआ, ये सब एक्चुअली जो जिसको भी ये तकलीफ है खाना नहीं है। फ्रिज की पानी पीना नहीं है, और तहान के सिवाय भी पानी पीना नहीं। तहान के सिवाय मीन्स जिसको जिसको हल्दी की ट्रेंड में ना पानी ज्यादा पीने की आदत है, सबको पानी ज्यादा पीने की आदत, क्योंकि डॉक्टर बोलते हैं, ऐसा ही बोलते हैं ना, डॉक्टर बोलते हैं या बड़े लोग बोलते हैं या एजुकेटेड लोग बोलते हैं कि दिन में टारगेट रखते हैं कि 3 से 5 लीटर पानी खत्म करना है तो करना ही है। ऐसे ऊपर उसको तहान नहीं रहता है, फिर भी वो पानी पी लेते हैं। इससे क्या होता है, अपना डाइजेस्टिव सिस्टम खराब होता है। डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है, क्योंकि एग्जाम्पल ऐसा कि जब हम पानी पीते हैं, वो भी डाइजेशन होके, वो भी पच के ही पेशाब के थ्रू बाहर जाना ही है, वो डायरेक्ट नहीं जाता है। तो जब आपको जितना गरज नहीं है, आपको जितना जरूरत नहीं है, जरूरत से भी ज्यादा पानी पी लेते हो ना, तो जो भी उधर गैस्ट्रिक जूस जो स्टमक में बन रहा है, उसको क्या करता है, मार कम कर देता है। तब खाया हुआ अन्न ठीक तरह से पचता नहीं है। इसलिए जितना आपको तहान है, जितना आपको प्यास लग रहा है, उतना ही पानी पी लो, क्योंकि हमारा शरीर पानी मांगता है। कब? उसका लक्षण क्या है, प्यास लगना। प्यास क्यों लगता है? क्योंकि हमारा शरीर अभी पानी मांग रहा है। इसलिए जब हमारा शरीर पानी मांगता है, प्यास लगता है, तब भी आप पानी पी लो, नहीं तो जरूरत से भी ज्यादा पानी पीना आदत छोड़ दो। तो इधर गाय का दूध पी लो, पतला छाछ ले लो, कोकम ले लो, कॉफी या चाय, सिर्फ मैं बोला 1-2 टाइम, 4-5 बार 10 बार पी ले तो उसको बंद करो। कोल्ड ड्रिंक्स पीना बंद करो। जो भी ये एसिडिटी, इनडाइजेशन, कॉन्स्टिपेशन का तकलीफ वाले लोग हैं, फैटी लिवर वाले लोग हैं, जो भी है, उनको कोल्ड ड्रिंक्स बंद करो, मिल्क शेक बंद करो, शराब, अल्कोहल, स्मोकिंग, ये सब बंद करना। टमाटर सूप्स, आपको सूप पीना है, बाहर जाते हैं तब पालक सूप ले लो, मटन सूप, चिकन सूप, मूंग का सूप चलेगा। सूप में न्यूट्रिएंट ज्यादा रहता है, तो उसमें खट्टा सूप, ये टमाटर, चाइनीज सूप, ये सब बंद कर दो। गाय की घी, मक्खन खाने का आदत रखो। जो भी पित्त की तकलीफ है, वो घी, गाय का घी खाने का आदत रखो।
राइस ब्रांड तेल, अपना राइसिन ऑयल जो है आईएमसी का, यो वो यूज करो, उसका भी ट्रेमेंडस रिजल्ट ये हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम के ऊपर करता है। और उसके साथ ये सूर्यपान का तेल, सरसों का तेल, नारियल का तेल या रिफाइंड ऑयल जो मार्केट में मिलता है वो सब बंद करो। उसके साथ साथ जो भी उपवास करने का आदत है फेस्टिवल के टाइम पे या हफ्ते में एक बार, महीने में एक बार, सो संकष्टी में जो भी उपवास करते हैं, जो उपवास के दौरान आप लोग खाने का जो दूध पी लो, खजूर खा लो, राजगिरे के लाडू खा लो, या पॉपकॉर्न्स पॉपकॉर्न्स भी खा सकते हो उस दौरान। मगर आलू चिप्स, साबू की वड़े, साबू की बगर, जो भी बना देते हैं वो खाना बंद करो। जो भी एसिडिटी की तकलीफ है वो लोग अचार खाना बंद करो, तेल में तला हुआ पदार्थ बंद करो। बाकी का हमारे जो फैशन है, मैगी खाना, इडली खाना, डोसा, उत्तपा, सॉस लगा के खाना, पाव भाजी, मुरमुरे, भेल, पानी पूरी, पिज्जा, पास्ता, चाइनीज, और जो हमारा अच्छी आदत आदत है, तंबाकू खाना, सुपारी खाना, सिगारेट, बीड़ी, गुटखा, दारू, शराब, ये सब एक्चुअली बंद करना चाहिए। जो भी व्यक्ति को, जो भी पेशेंट को, जो डाइजेशन इनडाइजेशन का तकलीफ है, हाइपरसिटी का तकलीफ है, वो आदमी एक्चुअली ये सब बंद करना चाहिए। ये एक्चुअली मैं आपके सामने चार्ट में बना के पूरा खाने का मेनू रखा हूं, आप खुद फॉलो करो। साथ साथ आपके घर में इसका आदत डालो, साथ साथ आपके रिलेटिव्स को इसका आदत डालो, साथ साथ आपके सामने कोई भी पेशेंट, कोई भी व्यक्ति आने दो, उसको एक प्रिंट आउट निकाल के दे दो। उसको हाल डायरेक्टली उसको प्रिंट आउट दे, क्योंकि उसके मुंह में उसको बताते बैठने का कोई जरूरत नहीं पड़ता। बाद में आपको ये पढ़ लेगा, इसके हिसाब से वो परहेज करेगा, इसके हिसाब से वो फॉलो करेगा, तो 50% से भी ज्यादा आराम उसको इस सिर्फ खान पान में हो जाएगा। दवाओं का भी ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगा उसको, लॉन्ग टर्म के लिए भी दवाओं का जरूरत पड़ने वाला नहीं है। इसलिए खान पान का पथ्य अपथ्य का इसका हमको देखना ही है। इसके साथ एक्चुअली मेरा पूरा ये जो डाइजेस्ट सिस्टम के ऊपर का जो भी टॉपिक बताने का था, मैं आपको समझाने का, आपको उसका नॉलेज, उसके बारे में नॉलेज देने का प्रयास किया हूँ। आई होप आप सब को इसका नोट किए होंगे, ये सब आप अब फॉलो करेंगे। अब तो आगे इसके बारे में कुछ भी आपको तकलीफ है, कुछ भी आपको डाउट्स है, क्वेश्चन है, आप कमेंट बॉक्स में आप डाल सकते हैं, और इसका सेशन भी नेक्स्ट हम रखेंगे। और इसके साथ साथ मैं एक्चुअली इस आईएमसी में आने का मकसद क्या था ये आपको बताने का मैं जरूरत मानता हूँ, क्योंकि ये सब हम ट्रीटमेंट लिए, ये सब हम एक पार्ट अलग ही है, प्रोडक्ट देना, प्रोडक्ट बेचना, होम मीटिंग करना, ये सब। मगर एज ए मैं डॉक्टर होके आपके सामने ये सब पेश कर रहा हूँ कि मैं बहुत हल्का फील कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा नॉलेज आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। क्योंकि इधर आईएमसी फैमिली में ना डॉक्टर से भी ज्यादा, डॉक्टर सिर्फ 1% भी नहीं है इसमें। जितने भी करोड़ों आईएमसी की फैमिली है, जो पार्टी एसोसिएट्स हैं, उसमें 1% भी डॉक्टर्स नहीं है, सिर्फ खाली सब नॉन मेडिकोज हैं, अलग अलग काम करने वाले, अलग अलग उद्योग करने वाले लोग हैं। तो उनके लिए ये बहुत अच्छा टॉपिक लेके मैं आपके सामने आया था, क्योंकि जब भी हम दूसरों को भला करने का सोच रहे हैं ना, ये आईएमसी सिखाती है एक्चुअली। मैं इसमें आने का मकसद ये था, क्योंकि हम दो सिर्फ खाली मैं पॉइंट कवर करना चाहता हूं। मैं आने का मकसद था, एक था सुकून का जिंदगी, दूसरा सिक्योरिटी। क्योंकि सुकून का जिंदगी कैसे मिलती है दोस्तों, इसमें हम और आप सोच नहीं सकते कि हम कितने स्ट्रेस लाइफ में जीते हैं डॉक्टर्स। हाँ, कोविड के दौरान भी आप देख चुके होंगे कितना स्ट्रेस लाइफ था, वैसे ही नॉर्मल लाइफ भी हमारा वही उसी के तरह ही स्ट्रेस लाइफ है। तो इस स्ट्रेस लाइफ में ना एक्चुअली आपसे, ये दूसरे लोगों से भी ज्यादा तकलीफ एक्चुअली बीमारी हमको ही, डॉक्टर्स को ही रहती है। ये तो मानना पड़ेगा एक्चुअली, क्योंकि इतना स्ट्रेस लाइफ में ना हमारा भी शरीर दूसरों से भी ज्यादा बिगड़ता है। तो ये स्ट्रेस लाइफ में मैं निकलना चाहता था। ये स्ट्रेस लाइफ हम, मैं मानता हूं कि हम 10 साल इसमें हमारा सब जिंदगी लगा के हम पढ़े हैं, तो हमको एक्चुअल लाइफ भर करना ही है। मगर फिर भी इतना स्ट्रेस है ना,
तो हमको हमारा एक दिन छुट्टी करना है तो मुश्किल हो जाता है, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना मुश्किल हो जाता है, दोस्तों के साथ घूमने जाना है या कुछ करने के लिए टाइम नहीं मिलता है। कहाँ घूमने का छुट्टी लेना है नहीं है तो घूमने का कहाँ बात आई। तो देश में एक भर में या गाँव इधर बाजू बाजू में घूमने को हमको टाइम नहीं मिल रहा है। तो आउट ये दुनिया इतना बड़ी है तो कब देखेंगे इसको, है ना। क्योंकि एक दिन भी हम छुट्टी के तो लोग गाली देने शुरू कर देंगे, अरे इसको मस्ती आ गया, अभी पैसा पैसा वैसा कमाया है, ये छुट्टी करके घूमेगा। ऐसा नहीं है, हम भी सुकून की जिंदगी जीना चाहते हैं, इसलिए इस स्ट्रेसफुल लाइफ से मैं बाहर आना चाहता हूँ। इसलिए एक्चुअली इस गुड मीन्स आईएमसी में हम आने का मकसद था। और सिक्योरिटी सिक्योरिटी कैसा है, क्योंकि आप प्लान देखे होंगे इसका, जैसा इसका आईएमसी ने जैसा जनरेशन प्लान रचा के रखा है ना, अभी तक मैं किसी के भी डायरेक्ट सेलिंग में ये वाला प्लान देखा नहीं हूँ। इसलिए इसका सब आईएमसी के बारे में स्टडी करके मैं इसमें एक्चुअली आने का सोचा और आ चुका हूं। और इसमें लगा जो भी अचीवमेंट्स हैं, जो भी लेवल्स हैं, उसको हासिल करने का प्रयास करूंगा। उसके साथ साथ इस जूम मीटिंग के माध्यम से मेरे को मेरा नॉलेज शेयर करने के लिए, मेरा जो भी भावनाएं आप तक पहुंचाने के लिए हमारे ग्रेट ग्रेट गुरु आईएमसी के टॉप लीडर, आईएमसी के कोहिनूर डॉक्टर अजय शर्मा सर जी के लिए बहुत बहुत मैं तहे दिल से धन्यवाद कहना चाहता हूं। क्योंकि उन्होंने ये प्लेटफॉर्म में बताने के लिए मेरे को चुना, ये मेरा सौभाग्य की बात था है। और आगे भी ऐसे ही मैं एक्चुअली मेरा नॉलेज शेयर करने के लिए तैयार हूं और आप हमारे यूज कर सकते हो। पूरा मैं आईएमसी के जो मैनेजमेंट है, आईएमसी के ओनर है, मैंने आईएमसी के चेयरमैन डॉक्टर अशोक भाटिया सर जी और मैनेजिंग डायरेक्टर सत्यन भाटिया सर जी को इस आईएमसी के जो भी प्रोडक्ट्स उन्होंने दिमाग उसके बारे में रिसर्च करके स्टडी करके जो भी हमको रेडी टू यूज में दे रहे हैं ना, ये बहुत बड़ी काम है, इसका बहुत बड़ा श्रम है उनका। उनके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद, उनके लिए बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं कि ऐसा आईएमसी का जुनून ऑर्गेनिक आयुर्वेदिक और क्लासिकल प्रोडक्ट्स वो मार्केट में ला रहे हैं। उसके दौरान उन्होंने लोगों में बेरोजगारी भी कम हटा रहे हैं, उसके साथ साथ स्वस्थ की जिंदगी भी दे रहे हैं। इसलिए ये स्वस्थ जिंदगी जीने के लिए हमको इस जो भी प्रोडक्ट्स हैं वो सेल्फ यूज करना है। पूरा आईएमसी के जो भी प्रोडक्ट्स हैं हम खुद यूज करनी है। इसलिए आयुर्वेद में लास्ट बता देता हूँ, आयुर्वेद में दो लाइन का एक श्लोक आता है, स्वस्थस्य स्वस्थ रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम। मीन्स व्हाट, जो व्यक्ति स्वस्थ है उसको स्वस्थ बरकरार रहने के लिए, उसको स्वस्थ टिकाने के लिए भी हमको दवा लेने की, आयुर्वेद की चीज लेने की जरूरत है। उसके साथ साथ जो भी व्यक्ति बीमार हुआ है उसको बीमार हटा के उसको तंदुरुस्त करने के लिए भी आयुर्वेद की दवा लेने की जरूरत है। इसलिए हम अभी हमको कुछ भी बीमार नहीं है ऐसा समझ के पीछे नहीं रहनी है। हम ऐसे ही स्वस्थ जिंदगी आगे बरकरार रखने के लिए, हमारा उम्र बढ़ाने के लिए हम जितने भी कोशिश हो उतना आईएमसी की दवा हमको यूज करनी है, डेली यूज करनी है। सुबह से शाम तक जो भी हमको चाहिए, आप श्री तुलसी, डाइजेस्ट या गोमूत्र, एलोवेरा जूस, डिटॉक्सिफिकेशन के लिए अभी कंपनी ने एक बहुत बढ़िया किट आईएमसी का हेल्थ केयर किट जो लाया है डिटॉक्सिफिकेशन, ये बहुत बढ़िया लाया है। इसका तो मैं जरूर फायदा उठा रहा हूँ बहुत। उसका पेशेंट को उसका दोनों जो भी हेल्थ केयर किट और डायबिटिक किट जो है उसका बहुत फायदामंद रहा है। इसका रिजल्ट भी मेरे पास है। इसके साथ इसलिए आईएमसी के लिए मैं शुक्रगुजार हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद। और इस मीटिंग के दौरान जो भी मेरा अप्लायंस है, डॉक्टर गुड़िया ब्रदर्स, डॉक्टर अमोल कदम सर, प्रशांत मोरे सर, डॉक्टर प्रसाद पाटिल सर, इनका बहुत बढ़िया हाथ रहा। ये सब इनका सब बहुत बढ़िया हाथ रहा मेरे लिए। और हमारे टीम के और भी बहुत सी फ्रेंड्स हैं, सचिन काटकर सर और
बहुत सी लोग मैडम्स हैं, वो सब हमारे लिए, हमारा टीम बहुत अच्छा ऐसा आईएमसी के ऊपर काम कर रही है, ऐसे हम लगातार काम कर रहे हैं। इसलिए डॉक्टर को, ये मैं डॉक्टर आके इस आईएमसी में आया हूं, तो आप भी इसका आईएमसी का जो भी प्लान है अच्छे तरह से सोच के, अच्छे तरह से उसको आप प्लान अडॉप्ट करो, और मैं आशा करता हूं मैं आप जल्दी जल्दी से लेवल हासिल करें। थैंक यू, थैंक यू गुड आईएमसी, थैंक यू फ्रेंड्स एंड गुड आईएमसी। मैं ये बताना चाहता हूं कि हमारा नेक्स्ट सेशन हमारे प्रिय मित्र डॉक्टर प्रसाद पाटिल सर जी का रहेगा 28 अगस्त को शार्प 8 बजे। उन्होंने भी एमडी की आयुर्वेदिक में एमडी किया हुआ है, और उन्होंने मुंबई खोपोली में प्रैक्टिस कर रहे हैं। इनका भी नॉलेज बहुत बढ़िया जबरदस्त है, तो इनका भी जो भी उन्होंने बताने वाले, उनका टॉपिक जो भी है, जो अर्थराइटिस के ऊपर, ये भी बहुत बढ़िया टॉपिक, और रूटीन में अभी का लाइफस्टाइल में, अभी का जो सोसाइटी में, ये भी बहुत बढ़िया, लाइक बहुत होने वाला जो बीमारी है अर्थराइटिस, जॉइंट्स पेन्स, इसके ऊपर उन्होंने बात करने, डॉक्टर प्रसाद पाटिल सर बात करने वाले 28 अगस्त को। मैं आपको विनंती करता हूं कि ज्यादा से ज्यादा एसोसिएट आप लेके आए इस मीटिंग के दौरान। और ऐसे ही हमारा जो भी डॉक्टर्स का मीट, ये सिलसिला अभी हफ्ते में 2 बार शुरू रहेगा, ऐसा ही इसको फेमस करेंगे, ऐसे इसका नॉलेज, भरपूर नॉलेज उठाएंगे, इसका ज्ञान हम लेंगे, ये हमें आशा करता हूं सबके लिए। इसलिए मैं ये डॉक्टर्स मीट जो कॉन्सेप्ट दिमाग में ला के इसको अडॉप्ट किया, जैसे कि हमारे डॉक्टर अजय शर्मा सर जी के लिए तो बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर, थैंक यू, गुड थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने एक तरीके से कहा जाए तो पूरा सागर जो है आपने गागर में भर दिया। इतनी अच्छी इंफॉर्मेशन, माइंड ब्लोइंग, मतलब जहां तक लोगों की निगाहें नहीं जाती, आपने पूरा हर चीज पे फोकस डाल दिया। और मैं तो बड़ा आश्चर्यचकित था कि किस तरीके से फ्रूट्स को भी आपने अलग कर दिया, उसके बाद क्या कहते हैं कि अनाजों को भी आपने अलग कर दिया, सब्जियों को भी अलग कर दिया, क्या चीजें खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए। तो मुझे लगता है कि हमारे साथ जितने भी लोग जुड़े हैं उन सभी लोगों को बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन चली गई। कौन कौन से प्रोडक्ट्स हमने यूज करने हैं इस रोग के अंदर में, कौन से नहीं यूज करने हैं। तो नो डाउट डॉक्टर साहब, बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं कमेंट बॉक्स के अंदर में, मैसेज के अंदर में, वो सारे क्वेश्चंस मैंने नोट कर रखे हैं। तो दोबारा बहुत जल्दी मैं आपको कॉल करूंगा जिससे वो सभी क्वेश्चंस का सलूशन सबको मिल सके। और जो हमारा नेक्स्ट सेशन है डॉक्टर प्रसाद के पाटिल जी का, जो BAMS MD आयुर्वेदा से हैं, खपोली रायगढ़ से, महाराष्ट्र से। डॉक्टर साहब बहुत ही बड़ी नॉलेज के साथ हम लोगों के बीच में आने वाले हैं। तो हम चाहेंगे जितने भी यहाँ पे व्यूअर्स हैं वो सब के सब लोग अपने टीम के अंदर में डेप्थ टू डेप्थ, जितना ज़्यादा नीचे डाउन टू डाउन जा करके लोगों को इस कार्ड्स के बारे में इनविटेशन आप दे पाएंगे, जितना ज़्यादा लोगों को आप अगली मीटिंग के बारे में आप प्रमोट कर पाएंगे, उतना ज़्यादा लाभ आपकी टीम उठा सकती है इस इवेंट का। क्योंकि ये हमारे लिए एक बहुत ही अच्छा सुनहरा मौका है, चांस है कि डॉक्टर प्रसाद पाटिल जी का हमें एजुकेशन मिलेगा। और आज हमें जो एजुकेशन मिला डॉक्टर सूरज मंडोली जी का, मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत सारा धन्यवाद सर। रियली आप शुरू में जब मेरी बात हो रही थी आपसे, तो आपने कहा था कि हिंदी में थोड़ा कंफर्टेबल नहीं होंगे। आप कह रहे थे कि मेरी हिंदी थोड़ी सही नहीं है, लेकिन मैं जहां तक महसूस कर रहा हूं, हमें पूरे इवेंट के अंदर में एक भी पल ऐसा महसूस नहीं हुआ कि कहीं आपके हिंदी के अंदर में त्रुटि है। तो माइंड ब्लोइंग, बहुत बढ़िया आज आपने हिंदी में समझाया। तो सर हम आगे अपेक्षा करेंगे इसी तरह से आप अपनी ज्ञान वर्षा हम लोगों के बीच में करते रहेंगे, और आगे बहुत सारे टॉपिक्स हैं उन सभी टॉपिक्स को लेके आएंगे। हमारे जो ये इवेंट्स हो रहे हैं ये हम हर 3 दिन के बीच में करेंगे। इस बार जो है 24 और 3 27 को होना था। 27 इसलिए नहीं रख रहे हैं क्योंकि कई जगह पे RS है, RS में लीडर्स भी बिजी होंगे और व्यूअर्स भी बिजी होंगे। उसके लिए इसको मैंने 28 को रखा है, रात को 8 बजे। तो आप अपनी पूरी टीम के साथ रात 8 बजे हाजिर होंगे। और उसके बाद आगे फिर 30 तारीख को, फिर 2 को है, फिर 5 को है, फिर 7 को, ऐसे करके 7 को नहीं 8 को, फिर 11 को, ऐसे करके हर 3 दिन पे हमारे बीच में एक बहुत ही शानदार आयुर्वेदाचार्य
हम कह सकते हैं आयुर्वेदाचार्य, आयुर्वेद के विशेषज्ञ जो है डॉक्टर्स हम लोगों के बीच में होंगे, जो हमें आयुर्वेद के बारे में पूरी नॉलेज देंगे, और जो थोड़ी बहुत हम लोगों से त्रुटियां और कमियां हो रही थी उसको हमको सुधारने का मौका मिलेगा। तो बहुत बहुत सारा धन्यवाद। वापस हम डॉक्टर सूरज मुन्नोली जी को बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं, धन्यवाद देते हैं कि डॉक्टर साहब इसी तरह से आप पूरी आईएमसी इंटायर टीम को आप एजुकेट करते रहिए और पूरे हिंदुस्तान के अंदर में हर घर आईएमसी और हर घर डॉक्टर का अभियान पूरा करिए। बहुत बहुत जरूर। धन्यवाद। थैंक यू। धन्यवाद। गुड आईएमसी। जय हिंद, जय भारत।